नमस्कार। एमजीएम यूनिवर्सिटी औरंगाबाद तथा एमजीएम कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की ओर से आयोजित इस विशेष वेबिनार में आप सभी का मैं प्राध्यापक विवेक राठौड़ स्वागत करता हूँ। आप सभी को जैसे कि पता है कि जिस काल में जिस समय में हम जी रहे हैं, वह नई टेक्नोलॉजी तथा नई मीडिया से भरा हुआ है। मतलब जैसे कि हमारे दिन की शुरुआत होती है, तो पूरे दिन भर रात तक लेकर हमारे वर्क कल्चर में कहीं न कहीं कोई टेक्नोलॉजी, कहीं न कहीं कोई मीडिया हमारी मदद के लिए हमारा सहारा बनता है। इससे कई प्रकार की सुविधाएँ हमें आज तक हुई है, लेकिन साथ ही साथ कई प्रकार की समस्याओं से भी हमें जूझना पड़ा है। इसकी वजह से इन टेक्नोलॉजी तथा इन मीडिया की हमें ठीक से जानकारी न होना, ये एक तरह का अपराध ही है। तो जैसे कि कल तक हम अखबार पढ़ते थे, टेलीविज़न पर खबरें देखते थे, लेकिन अब हम उन्हीं खबरों के लिए, उन्हीं न्यूज़ के लिए हम मोबाइल का सहारा लेने लगे, हम इंटरनेट का सहारा लेने लगे हैं। तो लगभग सभी चीज़ें जो है वो पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है। ऐसे में आप जैसे कई ऐसे लोग हैं जो जर्नलिज़्म में आना चाहते हैं और उनकी चाह है, उनकी इच्छा है कि वे ये नए तरह का जो जर्नलिज़्म है, ये डिजिटल जर्नलिज़्म है, उसके बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उसकी ठीक से जानकारी न होना, वहाँ कौन-सी अपॉर्च्युनिटीज़ है ये पता न होना, इस वजह से शायद हम हमारे एंड से बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं। आप सभी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए आज का यह लेक्चर रखा गया है और यह लेक्चर उस व्यक्ति का रखा गया है, उस जर्नलिस्ट का रखा गया है, जिनका सफ़र बहुत लंबा है जर्नलिज़्म का। और हाल ही में उन्होंने एक नया सफ़र शुरू किया है, जो कि मेनस्ट्रीम मीडिया से मीडिया के साथ ही है, लेकिन थोड़ा हटके है टेक्नोलॉजी वाइज़, वो है वेब जर्नलिज़्म। मुंबई तक के साथ वे जुड़े हुए हैं। कमलेश जी सुतार आज हमारे बीच उपस्थित है। मैं आपका स्वागत करता हूँ कमलेश जी। नमस्कार। इसी के साथ इस लेक्चर में हमारे साथ रहेंगे एमजीएम यूनिवर्सिटी सोशल साइंसेज की डीन डॉक्टर रेखा शेल्के तथा एमजीएम जर्नलिज्म कॉलेज के सभी फैकल्टीज और आप सभी छात्र। मैं आप सभी का एक बार फिर से इस विशेष लेक्चर में स्वागत करता हूँ और डॉक्टर आशा देशपांडे की ओर मैं चलता हूँ कि वे इस प्रोग्राम का, इस लेक्चर का प्रास्ताविक करें। सर नमस्कार। नमस्कार। कमलेश सर आज आपल्यासोबत यस मॅडम देशपांडे. कमलेश सर आज आपल्यासोबत उपस्थित आहेत. मला वाटतं या सत्राची खूप छानशी सुरुवात आज झालेली आहे. त्यासोबतच माझे सगळे विद्यार्थी मित्र हे लेक्चर आवर्जून करत आहेत. तुम्हा सर्वांचं मी स्वागत करते. मला वाटतं मागे एक 3 महिन्याचा गॅप पडला, आपण भेटू शकलेलो नाही. पण आता पॅन्डेमिकच्या नंतर एक चांगली सुरुवात या निमित्ताने आपण करतोय हे नक्की. सर अत्यंत महत्वाचा सध्याचा हा विषय डिजिटल मीडिया, ज्याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांना खरोखर माहिती नसते, कुठे जायचं आणि काय करायचं हे माहित नसतं. तर तो मार्ग त्यांना दाखवून देणं ही आपली जबाबदारी आहे. हा उद्देश ठेवूनच एक वेगळं क्षेत्र त्यांना माहित व्हावं, त्यांनी सगळे स्किल अडॉप्ट करावेत, याच्यासाठी आपण हे आजचं लेक्चर ठेवलेलं आहे. आणि मला वाटतं तज्ञ व्यक्ती म्हणून सर आपण आज आम्हाला वेळ दिलेला आहे, त्यामुळे मी पुन्हा एकदा आपलं स्वागत करते. आणि मागच्या 10 वर्षाचा काळ पाहता या क्षेत्राला प्रचंड गती आली आहे. मी एक ऑब्झर्व्ह केलं, अगदी स्थानिक स्तरावरचे प्रश्न सुद्धा वेब पोर्टलच्या माध्यमातून त्या एरियामध्ये वेब पोर्टल एखादं निघतं आणि तिथले प्रश्न मांडले जातात. म्हणजे पारंपरिक मीडिया मधून कदाचित ते प्रश्न मांडले गेले नसते, तर अशा सगळ्या स्थानिक प्रश्नांना इथे वाचा फोडली जाते. त्याच्यामुळे अत्यंत चांगल्या संधी मुलांना मिळालेल्या आहेत. मागच्या 1-2 वर्षातल्या मुलांना विचारलं काय करतो, तर कुठे ना कुठेतरी ते प्लेस झालेले असतात आणि कुठल्या ना कुठल्या तरी वेब मीडियाशी ते जोडलेले असतात, असं एक चित्र सध्याचं आहे. म्हणजे आपल्या विद्यार्थ्यांना प्रचंड अपॉर्च्युनिटीज सध्या या फील्डमुळे मिळालेल्या आहेत. आणि या पॅन्डेमिकच्या काळात तर वेब मीडियाचं किंवा डिजिटल मीडियाचं महत्व आपण खूप वेगळ्या पद्धतीने आपल्या समोर आलेलं आहे आणि अनेक प्रकारे सगळी माहिती आपल्यापर्यंत याच मीडियाने पोहोचवलेली आहे. त्यामुळे मला वाटतं ही नव्या जगाची गरज आहे की आपण टेक्नॉलॉजी व्हावं. आणि या क्षेत्रात काम करताना आणखी एक महत्वाचा मुद्दा, कंटेंट सुद्धा तेवढाच महत्वाचा आहे. तर त्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांनी तयार व्हावं. सर मला वाटतं की आपण या विद्यार्थ्यांना कंटेंट आणि टेक्नॉलॉजी असावं आणि याच्यासाठी काय पूर्व तयारी करावी आणि कुठले स्किल अडॉप्ट करावे या दृष्टीने आपलं मार्गदर्शन निश्चितच खूप उपयोगी पडणार आहे.
आणि मी तुम्हाला स्पेशल इन्व्हाइट करते, जेव्हा सगळं रुटीन आपलं सुरू होईल तेव्हा नक्की कॉलेजला या आणि आमच्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधा. येस सर, धन्यवाद. प्लीज थैंक यू कंटिन्यू. देशपांडे मैडम। इस चीज को मैं थोड़ा आगे ले जाता हूँ कि ये उनसे अनुरोध नहीं रहेगा कि कमलेश जी यहाँ आए, उनको आना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं कि कमलेश जी हमारे ही कॉलेज के स्टूडेंट है। वे अभी एमए कर रहे हैं, लेकिन वो बस एक रिक्वायरमेंट है जो कागज के साथ होती है वो, लेकिन वे खुद महारत हासिल कर चुके हैं जर्नलिज्म में, इसलिए वे आज हमारे बीच उपस्थित है। हम लेक्चर की ओर जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक बार अवगत करा दूं कि आप जिस वेबसाइट पे, जिस मंच पे ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, वो जिन्होंने आयोजित किया है वो है एमजीएम यूनिवर्सिटी और एमजीएम कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार हम थोड़ा यूनिवर्सिटी के बारे में जान ले और हमारे कॉलेज के बारे में जान ले। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज़ैनब मिन्हाज को कि कृपया जानकारी दें। Good morning, everyone. Respected speaker guest, Kamlesh sir, and all my students. I know that everybody is aware, all the students are of our university only, but still as an introduction and as to begin with the university's introduction, I would like to speak about MGM University in Aurangabad, established by the revered Mahatma Gandhi Mission Trust, a pioneer with 4 decades of excellence in education, research, and service, is now a self-financed state-private university approved by Government of Maharashtra and the passing of MGM University Act 2019 by Maharashtra Legislative Assembly and Legislative Council. MGM College of Journalism and Mass Communication is a constituent college of MGM University, which was established in the year 1993 with an impulse to invigorate excellence in media education. Since inception, it has been consistently striving for preeminence and has made wonders in the field of journalism and mass communication. The institution has produced numerous highly dedicated media professionals with inherent social responsibility towards profession as well as the society. The large number of ethical and committed alumni proudly speaks about the institute's quest for perfection with a splendid blend of qualified faculty and media industry experts. The institute offers young, inspiring media professional and interdisciplinary and dynamic environment where they perceive a platform for developing comprehensive and critical awareness of diverse communication and media environments. You are more than welcome to MGM College of Journalism and MGM University in this online virtual lecture. Thank you. थैंक यू ज़ैनब। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं एक बार आप सभी को कमलेश जी का इंट्रोडक्शन दे दूं। कमलेश जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जाने माने पत्रकार तो है ही, लेकिन इस क्षेत्र का, इस सेक्टर का उनका अनुभव जो है वो करीब 2 दशकों का है, 20 साल का है। दूरदर्शन से की थी, उसके बाद टाइम्स नाउ, न्यूज एक्स के लिए उन्होंने काम किया, जबकि पिछले करीब 10 साल से वे इंडिया टुडे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। इंडिया टुडे ग्रुप में आज तक के साथ वे काम करते हैं। साथ ही में हाल ही में मुंबई से लॉन्च हुआ एक वेब चैनल जो कि मुंबई तक, उसके लिए भी सर काम करते हैं। और एक चीज के लिए उनको इस मंच से ही बधाई दे दूं कि एक 4 दिन पहले ही वे एडिटर बन चुके हैं। आज तक वे डेप्यूटी एडिटर के बतौर काम कर रहे थे, लेकिन पिछले हफ्ते ही वे एडिटर बने हुए। उनका पॉलिटिक्स जर्नलिज्म का अनुभव काफी अच्छा है। करीब 2 दशकों में उन्होंने महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका जैसे राज्यों के विधानसभा इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस कवर किए हैं। और हाल ही में वे लेखक भी बने हैं। पिछले साल उनकी एक किताब आई थी जो कि शायद हमारे ही मंच से आप सभी से अवगत किया था हमने उस किताब को लेकर। वो थी 36 डेज, महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का वो एक ऐसा थ्रिलर जो कि वो 36 दिनों में हुआ था 2019 में। उस पे उन्होंने एक किताब लिखी है पॉलिटिक्स की। ऐसे काफी अनुभवी जर्नलिस्ट आज हमारे बीच उपस्थित है। मैं सर का स्वागत करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि डिजिटल मीडिया स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटी इस विषय को लेकर हमें संबोधित करें। Thanks a lot. Good morning, everybody. Respected Dean ma'am, Rekha Shirke ji, Yogesh Rathod ji, Deshpande ma'am, my friends, students.
और आज के इस वेबिनार में जो भी लोग जुड़े हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। ये कॉलेज से मैं खुद जुड़ा हूं तो ये मेरे लिए भी काफी सौभाग्य की बात है कि आज अपने ही विद्यार्थी मित्रों के साथ एक डिजिटल मीडिया जैसे आज के एक अहम विषय पर मैं बातचीत कर रहा हूँ। इस वेबिनार को आयोजित करने के लिए एमजीएम कॉलेज का बहुत बहुत आभार, और मुझे सबसे पहले यहाँ बुलाने के लिए और जो चीज मुझे खुद पसंद है, यंग स्टूडेंट से बात करना, उनसे उनकी आइडियाज जान लेना, उनके साथ में अपनी आइडियाज एक्सचेंज करना, ये काफी एक सुखद अनुभव हमेशा से ही रहा है। एक चीज जो मुझे अपने तहे दिल से पसंद आती है कि बात करें, इंटरेक्शन करें, क्योंकि डिजिटल मीडिया ही बेसिकली एक इंटरेक्शन का माध्यम है। और आज एमजीएम कॉलेज के स्टूडेंट्स और जो डिजिटल मीडिया में करियर करना चाहते हैं, डिजिटल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं या फिर डिजिटल मीडिया का अध्ययन करना चाहते हैं, उसे करीब से समझना चाहते हैं, ऐसे सभी स्टूडेंट्स को आज मैं उनसे ये बातचीत करूंगा, कुछ चीजें उनके साथ शेयर करूंगा। गाइडेंस तो बहुत बड़ा शब्द होता है, इट्स टू बिग अ वर्ड। चर्चा करूंगा मेरे हिसाब से, एंड आई विल ट्राई टू स्विच इन बिटवीन इंग्लिश, हिंदी and Marathi, whatever is convenient. I think some students will also be more convenient if I switch to Marathi. तर आपण शिफ्ट करत राहूया मध्ये मध्ये मराठी, इंग्लिश, हिंदी. तर मला एक म्हणजे एक फक्त सरांना विचारायची गोष्ट की जास्त कन्व्हिनियंट कुठलं राहील, म्हणजे आय स्टिक टू इट, म्हणजे मध्ये आपल्याला शिफ्ट होता येईल. मराठी जास्त कन्व्हिनियंट राहील की हिंदी किंवा इंग्लिश? कोणतीही चालेल सर, हिंदी मराठी जास्त कन्व्हिनियंट म्हणजे स्टुडंट्स आपले हिंदी आणि सगळ्यांना मराठी, सगळे हिंदी आणि मराठी मराठी. सोबत कन्व्हिनियंट आहेत हाँ की आहे, इंग्रजी आहे. किंवा हिंदी? हिंदी हिंदी जास्त थोड़ा ठीक रहे, हिंदी थोड़ा हिंदी ठीक. ठीक है, अच्छा। तो शुरुआत करते हैं हिंदी। आई थिंक सभी लोग हिंदी से ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। तो बेसिकली डिजिटल माध्यम से शुरुआत करते हैं। डिजिटल माध्यम क्या है, थोड़ा बेसिक से शुरुआत करना चाहूंगा। आप में से सभी लोग चूंकि जर्नलिज्म के स्टूडेंट है, जर्नलिज्म से जुड़े हैं, और आप सभी लोगों को ये पता है बेसिक कि हम लोगों के पास क्या क्या माध्यम रहे। ट्रेडिशनल माध्यम न्यूज़पेपर रहा है, रेडियो रहा, टीवी रहा, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसके हिसाब से माध्यमों का उसका इम्पैक्ट हर चीज पर इम्पैक्ट होता है। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, हमने देखा 20वीं सदी के शुरुआत में जिस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, जब ऐसा कोई बड़ा रेवोल्यूशन आता है तो वो समाज के हर तबके को, हर एक उस चीज को छूता है, हर उस चीज में बदलाव लाता है, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमी हो, कल्चरल हो, हर चीज पे उसका इम्पैक्ट होता है। और कुछ उसी तरह का इम्पैक्ट हम द एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी हमारे जो जीवन में आई है, उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। मोटा मोटी कुछ आंकड़े मैं आपके सामने भी बताऊंगा, ज्यादा बोरिंग आंकड़े नहीं रहेंगे ये, आपको ज्यादा बोर भी नहीं करूंगा। आई ट्राई टू कीप इट वेरी लिंग्वा फ्रँका काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। जितना ज्यादा आपकी मेरी भाषा में, मराठीत आपण ज्याला बोली भाषा म्हणतो, आपण तेवढं सोप्या पद्धतीने बोलण्याचा प्रयत्न इथे करूया, उगाच किचकट शब्दांमध्ये न जाता, rather than going into very cliched kind of a definition, we will try to keep it very simple. So basically, after having discussion with Yogesh Rathod sir, this was, I was told that I have to speak about career opportunity and the skills that are required to look for students who are looking at a possible career in digital media. So looking at the traditional media, traditional medium that were in existence apart from newspaper, radio, TV, digital is the newest baby. डिजिटल ये एक नया माध्यम आया है। बहुत बार ये कहा जाता है, जिससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, ये कहा जाता है कि डिजिटल ये फ्यूचर का मीडिया है, मीडियम ऑफ फ्यूचर ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये गलत है। डिजिटल फ्यूचर का नहीं, वर्तमान का माध्यम है। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ डिजिटल मीडिया। डिजिटल आगे क्या होगा ये हम नहीं जानते। 10 साल पहले जब हम टेलीविजन में थे, बड़ी कैसेट के साथ में काम करते थे, बड़ा कैमरा हुआ करता था, उस वक्त हमने शायद सोचा भी नहीं था, मतलब उस वक्त टीवी का कुछ ग्रामर हुआ करता था कि किस तरह से शॉट होना चाहिए, किस तरह से आप शूट करेंगे, फ्रेम्स किस तरह से हो, किस तरह से आपका प्रेजेंटेशन हो। बहुत ज्यादा टेक्निकल स्किल्स आपके शुरुआती दिनों में टेलीविजन हुआ करते थे। ट्राइपॉड पे रख के ही कैमरा के शॉट्स लेने, हैंडहेल्ड शॉट्स नहीं चलते थे। थोड़ा भी शेकी हो जाए तो शॉट टीवी पे नहीं लगता था। ये सब चला गया। आज की तारीख में आप देखते हैं
कि भीड़ भाड़ में किसी ने मोबाइल में शूट किए हुई जो बात है, जिसमें कोई आपको टेक्नोलॉजी नहीं दिखती, कोई फ्रेमिंग आपको नहीं दिखता, वो भी खबर में चल जाता है, टीवी में चल जाता है, इंटरनेट पे आपको देखने को मिलता है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव न्यूज जर्नलिज्म में इंटरनेट के माध्यम से आया हुआ है। उस तरफ हम जाएंगे कि क्या क्या ये बदलाव है, लेकिन शुरुआती तौर पर हम क्या है, डिजिटल माध्यम क्या है, बेसिकली डिजिटल क्या है, वो बाइनरी 0 to 1 उसमें नहीं जाना है हमको, डिजिटल क्या है। सिंपल, टू पुट इट इन सिंपल वर्ड्स, टू पुट इट इन लेमैन्स वर्ड, एनीथिंग, any medium, anything, any information rather, that is reaching to you via screen or any audiovisual equipment is digital media. That is how simple it is. So it could be websites, it could be app, it could be your YouTube channel, software, even video games, podcasts, anything and everything that you're consuming in the form of audiovisual these days, or visual format on screen, is a part of digital media. So that is how the reach of digital media is. Why I say that digital media is the medium of presence, it is not future, it is the present, because the kind of penetration of internet usage that we are seeing these days, not just in India but also globally, is very, very huge. So I've just got some figures with me. This is this shows how social media and internet has penetrated across the country and globally. So some figures that I've got from some statistic website, they say that social media has penetrated, the reach of social media is around 50.64% globally. That is almost half of the world's population is using social media. 624 million internet users, that is what they say in India. Internet penetration in India is 45%. Now, can you imagine India, that is known as a country of villages? India, they say that the real India resides in rural areas. The kind of internet penetration, the percentage of internet penetration that we have is 45%. 45% इंटरनेट का पेनिट्रेशन है, यानी तकरीबन आधी आबादी देश की, 45% आबादी इंटरनेट इस्तेमाल करती है। तो ये हमारा आज का इंटरनेट का पेनिट्रेशन है। दूसरी अहम चीज, ये कुछ जनवरी के आंकड़े हैं जो बताते हैं कि 448 मिलियन सोशल मीडिया यूजर्स आज की तारीख में, मतलब जनवरी 2021 में 448 मिलियन, यानी तकरीबन 44 करोड़ से 45 करोड़ की आबादी देश में आज सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है। ये कुछ आंकड़े, ये आंकड़े मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, ये आंकड़े बताने की मैं ये जो वजह है वो इसीलिए है कि डिजिटल का पेनिट्रेशन लोगों के हाथ में। और एक रिसेंटली सर्वे हुआ था, उसका एग्जैक्ट आंकड़ा तो मुझे पता नहीं, लेकिन न्यूज कंजम्पशन लोगों का मोबाइल पर, इंटरनेट पर सबसे ज्यादा है। तकरीबन 60 से 65% युवा वर्ग जो है, जो आपकी पीढ़ी है, युवा वर्ग जो है, ये मोबाइल या इंटरनेट पर न्यूज का कंजम्पशन करता है या इंफॉर्मेशन वहां से लेता है, वहां से इंफॉर्मेशन सीक करता है, सीक इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट। नाउ दैट मेक्स इंटरनेट एंड डिजिटल मीडिया अ सी ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप देखिए, आप खुद गूगल करते हैं 10 चीजों के लिए। गूगल पे आप क्या ढूंढते हैं? गूगल पे आप पता ढूंढते हैं, गूगल पे आप खबरें ढूंढते हैं, गूगल पे आप लोगों को ढूंढते हैं, गूगल पे आप रेसिपी कैसे बनाना ढूंढते हैं, गूगल में आप कुछ चीजें घर की फिक्स कैसी करनी है, ट्रबल शूटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हर चीज जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो गूगल बन चुका है। गूगल माने एक तरह से हर ज्ञान देने वाला आपको एक साधन बन गया। इसलिए इंटरनेट का जैसे हम कहते हैं कि जो स्प्रेड है आपके मन पर उसका, या फिर आपके हर चीज पर उसका जो कंट्रोल है वो इतना बड़ा बन चुका है। तो इसीलिए डिजिटल माध्यम आज की तारीख में इतना बड़ा बन गया। डिजिटल माध्यम में क्या हो सकता है, जैसा मैंने कहा कि वेबसाइट्स है। हमने देखा पिछले कुछ सालों में almost every big news group in the country has shifted to digital. It is not just digitizing the news. शुरुआती तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं ये फेस देख चुका हूं। शुरुआती दिनों में क्या हुआ करता था कि वेबसाइट सिर्फ आपका जो मेन प्रोडक्ट है, मतलब मसलन फॉर एग्जांपल आपका एक न्यूज़पेपर है, फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ इंडिया नाम का एक न्यूज़पेपर है, न्यूज उसका डिजिटल वर्जन, उसका
सिर्फ डिजिटाइजेशन करने के लिए उनकी वेबसाइट्स हुआ करती थी। लेकिन पिछले 8 से 10 सालों में हमने ये बदलाव देखा है, डिजिटल का अपना अलग अस्तित्व बन चुका है, एक अलग आइडेंटिटी बन चुकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया में आने वाली खबर, जो हम आज बात करेंगे, कोई डेवलपिंग खबर है, आज मुंबई में कोई बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है, डेवलपिंग खबर है, वहां पर कुछ लोग फंसे हुए हैं और दिन भर ये खबर बढ़ने की संभावना है। शायद लोगों को निकालने का काम दिन भर चलेगा, रात तक भी चल सकता है। अब ये खबर लोग, जो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो डेडिकेटेड रीडर है, इसे कल पढ़ेगा, लेकिन डिजिटल का जो रीडर है वो टाइम्स ऑफ इंडिया आज की तारीख में उसकी खबर तुरंत अपडेट हो जाती है। timesofindia.com पे अगर आप जाके देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। इसी तरह से चैनल पे जो खबरें आती थी, हम लोग जिस तरह से चैनल पे ब्रेकिंग करते थे, आप लोग आज तक देखते होंगे, आज तक का हमारा टैगलाइन था सबसे तेज, लेकिन सबसे तेज टीवी पर जितने हम थे, उससे ज्यादा ज्यादा तेज हमें डिजिटल में होना पड़ता है, क्योंकि डिजिटल में लोग खबरों को ज्यादा कंज्यूम करते हैं। अब डिजिटल में क्या चीज है, हम व्हाट्सएप देखते हैं, व्हाट्सएप के जरिए जितनी तेजी से खबरें पड़ती है, एक जमाने में पत्रकारों का सबसे बड़ी क्वालिटी या सबसे बड़ा क्या कहते हैं उन्हें, उनको रुतबा देने वाली एक चीज जो समाज में थी, वो थी कि उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो आमतौर पर बाहर के सामान्य नागरिकों के पास नहीं होती है। तो ऐसे में आज की तारीख में व्हाट्सएप का जिस तरह से स्प्रेड हो चुका है, न्यूज स्प्रेड्स ऑन व्हाट्सएप विद द स्पीड ऑफ लाइटनिंग, कहते हैं कि जल्दी एक खबर जो पत्रकार के पास आती है, उसके गांव के स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी वो खबर उतनी ही तेजी से अगले 5 मिनट में, 6 मिनट में, 2 मिनट में पहुंच जाती है। तो इंफॉर्मेशन की एक्सक्लूसिविटी नहीं रही। तो ये स्किल्स के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन क्या क्या फॉर्मेट्स हम बात करते हैं कि जैसा मैंने कहा कि ये डिजिटल में फॉर्मेट कौन से। सबसे पहला मैंने कहा कि वेबसाइट हो गई, चैनल्स के वेबसाइट हो गई, यूट्यूब चैनल्स। आज तक का ही मैं उदाहरण दूंगा, पिछले साल भर में टीवी टुडे ग्रुप ने, इंडिया टुडे ग्रुप ने तकरीबन 28 तक चैनल लॉन्च किए। मतलब जो यूट्यूब चैनल्स है, जिसमें हमने मुंबई तक लॉन्च किया, मुंबई तक महाराष्ट्र को कैटर करता है, यूट्यूब चैनल के साथ साथ ही मुंबई तक .in नाम की वेबसाइट भी है, साथ ही साथ बिहार तक, उत्तर प्रदेश तक, न्यूज तक, योगा तक, खेल तक, इतनी सारी स्पेसिफिक चीजों को कैटर करने के लिए ये चैनल्स है। और लगभग सभी चैनल्स के कुछ मिलियन सब्सक्राइबर है। मुंबई तक ने एकदम 6 महीने के भीतर ही 1 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस क्रॉस किया है। न्यूज तक ने भी 8 मिलियन सब्सक्राइबर बेस हमने क्रॉस किया। और हमने देखा कि पिछले 3 साल पहले बीबीसी जैसा माध्यम भी बीबीसी मराठी के रूप में आ चुका है, बहुत सारी वेबसाइट्स इसमें आ चुकी है, डिजिटली केटर करने वाले चैनल बहुत बड़े पैमाने पर आ चुके हैं। अब डिजिटल चैनल्स की जरूरत क्यों आन पड़ी, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि जो युवा पीढ़ी या फिर जो भी न्यूज कंजम्पशन है, मैक्सिमम लोग अपने मोबाइल पर करते हैं। मुंबई जैसे शहरों में अगर हम देखें तो शाम को, अगर आपने पिछले अभी 1-1.5 साल से तो किसी ने लोकल ट्रेन से ट्रैवल शायद ही किया होगा, लेकिन एक जमाने में जब लोकल में लोग ट्रैवल किया करते थे तो लोग मोबाइल में अपनी खबरें देखते थे, व्हाट्सएप पर आए हुए फॉरवर्ड्स हो, उनमें आए हुए कुछ वीडियो। तो इस तरह से न्यूज और इंफॉर्मेशन का लोगों का वहां पर इसे ऑब्जर्व किया जाता था, इसे कंज्यूम किया जाता था। ऑडियो माध्यम हमारे पास पुराने जैसे रेडियो था, रेडियो का एक नया स्वरूप डिजिटल में हम देख रहे हैं। फिर पॉडकास्ट पॉडकास्ट हमने अलग अलग साइट्स पे देखते हैं, न्यूज का पॉडकास्ट होता है, इंफॉर्मेशन का पॉडकास्ट होता है, गाना, स्पॉटिफाई जैसे जो ऐप है उस पर आपको कई सारी चीजें सुनने को मिलती है। स्टोरी टेल जैसा ऐप है जहां पर आप कई सारी चीजें सुन सकते हैं। वीडियो, और जैसे मैंने कहा कि ऑनलाइन ऑफलाइन वीडियो का एक अध्ययन है, यूट्यूब का मैंने कहा ऑफलाइन में, बाकी वीडियोस आपके जो फॉरवर्ड होते हैं डिजिटल के माध्यम से, टेक्स्ट है, ई बुक्स है, जिसके तरह से वेबसाइट्स मैंने कहा, ब्लॉग्स होते हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट, ट्विटर है, फेसबुक है, इसके जरिए भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। सोशल मीडिया की जहां तक बात है, सोशल मीडिया पे फेसबुक के आप में से कई सारे लोग फेसबुक पर जाते हैं। एक जमाने में फेसबुक पर सिर्फ घर के फोटो, अपने फोटो, नई हेयर स्टाइल के फोटो या फिर नए कपड़ों के फोटो, फैमिली में दिवाली के फोटो ये शेयर किए जाते थे। लेकिन 2014 के बाद उसके इर्द गिर्द हमने देखा कि फेसबुक एक सामाजिक राजनीतिक चर्चाओं का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका, आइडियाज के एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म बन चुका है। पहले जमाने में सिर्फ ट्विटर पर हम देखते थे, ट्विटर पर इन सारे विषयों पर चर्चा होती थी। अब राजनेता, मतलब एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगा, देयर वाज अ टाइम व्हेन वी हैड टू अप्रोच पॉलिटिशियंस और न्यूज मेकर्स, approach them and ask for their reaction or their news sound bites. But these days, most of the politicians, including the top ones and including the ones in the local arena, वो अपना जो भी कहना है
प्रेस नोट है, बाइट है, वो लोग ट्विटर पर शेयर कर देते हैं, अपना छोटा सा वीडियो शेयर कर देते हैं, मीडिया के लिए उतना ही काफी होता है। तो वो भी एक नया माध्यम उनके लिए बन चुका है। दे ऑल्सो नो हाउ टू यूज सोशल मीडिया एंड रादर पॉलिटिशियंस नो वेरी वेल हाउ टू यूज सोशल मीडिया। तो फेसबुक, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम का एक जनरेशनल यूज अलग है। इंस्टाग्राम को यूज करने वाले सेलिब्रिटीज अलग है। ज्यादातर हमने देखा है कि एंटरटेनमेंट से जुड़े लोग इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते। फिर डिजिटल अगर हम बात करें जिसमें गूगल पे कुछ चीजें लोग सॉरी यूट्यूब पे कुछ लोग शेयर करते हैं, अपने आप से यूट्यूबर है, इनकी बड़ी संख्या है। तो ये सभी चीजें आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म अवेलेबल कर देती है, बड़े पैमाने पर आपको करियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन करती है। अब कौन सी आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज ओपन करती है, इसके बारे में मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा। एक चीज सबसे पहले हमें समझनी चाहिए कि जर्नलिज्म में न्यूज और टेलीविजन, ये दो ही ऑप्शन हमारे पास कुछ सालों पहले तक थे। रेडियो का छोटा माध्यम था, लेकिन रेडियो में एफएम आने के बाद में शायद थोड़ी और अपॉर्चुनिटी रेडियोज में ओपन अप हो गई। लेकिन मोटा मोटी टीवी और न्यूज़पेपर में हमें जॉब्स अपॉर्चुनिटीज जर्नलिज्म में ओपन अप थी। लेकिन डिजिटल मीडिया जैसे इंटरनेट के मैंने जो चीजें अभी आपसे थोड़ी देर पहले शेयर की, उसके जरिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज का सागर हमारे लिए बहुत ओपन हो गया। और सिर्फ यहाँ पर नहीं, एक चीज मुझे मेंशन करनी मैं शायद भूल गया यहाँ पर, वो है ओटीटी प्लेटफॉर्म, जो हम नेटफ्लिक्स का है, अमेजोन का है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज इंफॉर्मेशन वहां पर शेयर हो रही है। तो वो भी एक बहुत बड़ा माध्यम, रिसर्च का माध्यम भी वहां पर ओपन अप हुआ है। हमने देखा बहुत सारी रियलिटी बेस्ड वेब सीरीज हम लोग देख रहे हैं जो आ रही है। हाल ही में आप लोगों ने शायद महारानी देखी होगी, उसमें भी पॉलिटिक्स के बारे में बहुत बड़ा रिसर्च का काम किया गया। थी महारानी पिछले कुछ दिनों में जितनी भी पॉलिटिक्स पर बेस्ड आई वेब सीरीज है, उसमें सबसे अच्छा रिसर्च शायद उसी में किया गया कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है। नहीं तो आमतौर पर फिल्मों में और वेब सीरीज में असली पॉलिटिक्स में और इनमें कुछ फर्क ही नहीं होता। मतलब प्रधानमंत्री भी कहीं उठकर चले जाते हैं, सिक्योरिटी भी नहीं होती, उनके घर पर किसी भी समय कोई आ जाता है। हमने एक तांडव जैसे वेब सीरीज में देखा था। तो उससे ज्यादा अच्छा रिसर्च पॉलिटिकली इसमें किया गया था, जिन्हें जो लोग अवगत थे इस तरह से पॉलिटिकल फंक्शन और लोगों तक रीच उसका काम करता। तो ये सब चीजें, ये भी एक ओटीटी के माध्यम से एक एवेन्यू ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यूट्यूबर। मतलब ये आम तौर पर आपके सामने जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है। जैसा मैंने कहा कि बड़े बड़े ग्रुप्स अभी डिजिटल में फोकस कर रहे हैं। हाल ही में एक मराठी चैनल ने भी बड़े पैमाने पर डिजिटल के लिए हायरिंग शुरू किया और उनका अभी फोकस मेरे मित्र एक्सक्यूज मी, उस चैनल में मेरे मित्र मुझे बताते हैं कि चैनल का आने वाले दिनों में फोकस डिजिटली रहेगा। और मेरा ये मानना है, ये मेरा हैंच है कि आने वाले 3 से 4 सालों में लगभग सभी रीजनल चैनल, नेशनल चैनल का मेन फोकस डिजिटल रहेगा, मेन एरिया ऑफ ऑपरेशन डिजिटल रहेगा। डिजिटल क्यों? क्योंकि 24 घंटे वाला न्यूज चैनल का कॉन्सेप्ट अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि लोग देखते हैं, टीवी का अपना एक ऑडियंस है, लेकिन आपको जो अपडेट चाहिए दिन भर ऑन द गो, आपको अगर न्यूज देखनी है तो आप मोबाइल का सहारा लेते हो। इसलिए आपको मोबाइल के जरिए आने वाली न्यूज, डिजिटल माध्यमों का संचार आने वाले कुछ सालों में सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह से एक तो आपको ये अपॉर्चुनिटीज होगी कंपनीज के जरिए, जो बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें आ रही है, बड़े बड़े ब्रांड आ रहे हैं। मैंने जैसा आपको उदाहरण के तौर पर बताया कि जितने भी लीडिंग ब्रांड है, चाहे वो टाइम्स हो, टीवी टुडे नेटवर्क हो, नेटवर्क 18 हो, जो भी ब्रांड है, ये सब धीरे धीरे डिजिटल में फोकस कर रहे हैं और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन होगी। तो उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन अप हो रही है जॉब के तौर पर? अगर आप जॉब को देख रहे हैं डिजिटल माध्यमों में, तो सबसे पहली चीज, अगर हम दो मोटा मोटी फर्क करते हैं कि एक टेक्निकल होता है, जर्नलिस्टिक स्किल जिसमें हम कहें, उसमें मिलने वाली आपको अपॉर्चुनिटी। तो टेक्निकल में बहुत सारी चीजें, जैसा कि एनिमेशन बहुत बड़े पैमाने पर लगता है, आर्टिस्ट लगते हैं, आपको डिजिटल आर्टिस्ट लगते हैं। हम जिस तरह से, अगर आपने उदाहरण के तौर पर, मैं मुंबई तक का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं रोजाना डील करता हूँ। सो यू गेट टू सी सेवरल ग्राफिक्स, सेवरल आर्ट वर्क दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। उसका रिक्वायरमेंट डिजिटल का अलग होता है, जो डिजिटल एनिमेटर या फिर डिजाइनर्स का एक रिक्वायरमेंट होता है। आमतौर पर टीवी पे देखते हैं, अलग माध्यमों में होता है। जब हम डिजिटल के लिए करते हैं तो हम ये सोच कर करते हैं कि द एंड यूजर इज
कंज्यूमिंग द न्यूज ऑन मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन के हिसाब से ग्राफिक्स कैसे होने चाहिए, इन सब छोटी छोटी चीजों पर हम काम करते हैं, किस तरह के कलर कॉम्बिनेशन हो, ये चीजों में काम करते हैं। तो आर्टिस्ट होते हैं, डिजाइनर्स होते हैं, वेबसाइट्स की अगर हम बात करें तो वेबसाइट के डेवलपर्स होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स, वेब डिजाइनर्स, सॉफ्टवेयर अलग अलग लगते हैं। जिस कुछ न्यूज वेबसाइट्स जो होती है वो इंटरेक्टिव होती है, तो उसके लिए अलग अलग तरह के हमें सॉफ्टवेयर करने होते हैं। और बाकी हम इससे जुड़े स्किल्स की अगर बात करें तो फिर कैमरामैन की जरूरत होती है। हम शूट करते हैं तो आजकल मोबाइल पर भी शूट हो जाता है, मोबाइल पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी आती है, एक जमाने में हमने सोचा नहीं था। आपको 2000 में जब हम दूरदर्शन में काम करते थे, दूरदर्शन में तब ओबी वैन आपने सुना होगा, ओबी वैन आपने देखी होगी, तो एक डीएसएनजी नाम की बड़ी ट्रक आती थी, ट्रक बाकायदा पूरा 607 का ट्रक हुआ करता था। उस ट्रक पे पूरी मशीनरी लगी हुई होती थी, उसके ऊपर वो छतरी जिसे सैटेलाइट लगा हुआ था, फिर सैटेलाइट के जरिए उस ट्रक को, सपोज अगर हम उदाहरण के तौर पर कहें कि औरंगाबाद में कल प्रधानमंत्री की रैली है, रैली कवर करने दूरदर्शन की टीम जा रही, तो टीम के साथ में वो पूरा ट्रक जाता था। हमारे ऑफिस के लैंग्वेज में हम उसे हाथी कहते थे। वो हाथी को हम उसे पूरी तरह से ले जाना, वहां पर उसे पार्क करना, वो पूरा उसकी अप सैटेलाइट अपलिंक वहां पर करना, उसके जरिए लाइव हुआ करता था। उसके बाद में कुछ सालों के बाद ओबी वैन का आकार छोटा होता गया, छोटी ओबी वैन आने लगी, छोटी से होती होती अब एक इनोवा की साइज में ओबी वैन आने लगी। उसके बाद में लाइव व्यू अभी आ गया है, सिर्फ कंधे पर हम एक बैग रखते हैं जिसके जरिए लाइव होता है, और महज डेटा कार्ड के जरिए 5 डेटा कार्ड उसमें लगते हैं, 5 डेटा कार्ड लग गया, हम कहीं भी जाके जहां पर भी इंटरनेट कनेक्टिविटी है वहां से हम लाइव कर सकते हैं। उसके बाद में आज के जमाने में हम सीधा मोबाइल से लाइव कर रहे हैं। अब मैं आपसे जुड़ रहा हूँ मोबाइल के जरिए, जूम जैसी टेक्नोलॉजी हमने लॉकडाउन के जमाने में काफी देखी, लेकिन उससे पहले स्काइप हुआ करता, स्काइप है, स्काइप के जरिए हमने कई जगह से लाइव किया। ऐसी जगह पर पहले ऐसा हुआ करता था, रिपोर्टर अभी इसे अपनी लाइफ में इस्तेमाल मत करिए रिपोर्टर बनने के बाद, लेकिन हम बहुत बार कभी किसी इवेंट पे अगर लेट पहुंचते थे तो हम कहते थे अरे मैं पहुंच गया हूँ, कैमरामैन नहीं पहुंचा। फिर कैमरामैन बोलता था ये पहुंचा, रिपोर्टर नहीं पहुंचा, तो लाइव कैसे होगा, नेटवर्क ही नहीं मिल रहा, केबल नहीं पहुंच पा रही। अब किसी रिपोर्टर के पास वो बहाना नहीं है, ऑफिस कहता है भाई अपना फोन निकालो, स्काइप ऑन करो, हम आपको स्काइप पे कनेक्ट करेंगे। तो घर पर भी जब हम होते हैं, कल ही की बात है, कल रात को 10 बजे गौरव सावंत के शो पे मैंने घर से लाइव किया, घर पे पहुंच गया था, और मैंने कहा अब तो निकल गया, तो ठीक है जूम से दे दो यार। तो रिपोर्टर के पास मोबाइल आने के पास कोई बहाना नहीं बचा है कि मैं यहाँ हूँ वहां हूँ, अपना मोबाइल ऑन कर दीजिए और सीधे सीधे लाइव शुरू किए। मुंबई की बारिश में विशेषकर मोबाइल रिपोर्टिंग का बहुत बड़ा फायदा हुआ। मोजो जो कहते हैं मोबाइल जर्नलिज्म, उस पर भी हम विस्तार से आगे बात करेंगे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन गई कि आपके पास कैमरा स्किल्स अगर है तो रिपोर्टर के पास भी, अलग से कैमरामैन के पास भी, अगर आपको पिक्चर शूट करना है, स्टूडियो शूट करना है, तो कैमरामैन के तौर पर जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पर होती है। वीडियो एडिटर्स तो ऑब्वियसली लगते हैं, क्योंकि आप को एक फिनिश प्रोडक्ट अगर दिखाना है, हालांकि इंटरनेट जर्नलिज्म में रॉ प्रोडक्ट भी देखे जाते हैं, तो वीडियो एडिटर्स है, और जर्नलिस्ट तो है। फिर बाकी अगर अदर स्किल्स की अगर हम बात करें तो एज अ जर्नलिस्ट आपके पास डिजिटल में अपॉर्चुनिटी है, डिजिटल में प्रेजेंटर है, एंकर है, जर्नलिज्म, आप फील्ड रिपोर्टिंग कर सकते हैं, पॉडकास्ट अपने के लिए आप लोगों से अप्रोच कर सकते हैं, इफ यू हैव आर inclined towards radio and the likes of that type of production or presentation. Then there are producers for specific shows, उसके लिए आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है। कंटेंट जनरेशन का काम होता है, वेबसाइट्स की अगर हम बात करें तो उसके लिए काफी सारा कंटेंट देना पड़ता है, अलग अलग कंटेंट होता है, उसके लिए आपको कंटेंट को ओवरसी करने के लिए लोग चाहिए होते हैं। देन देयर आर कॉपी एडिटर्स, बिकॉज लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज, एंड दिस इज व्हाट really ticks me off. In the younger generation, I see most of the new breed of journalists which I meet, my new younger colleagues, they are not very concerned about language, and I'm very particular. I मेरा ये मानना है, आई थिंक रेखा शेल्के मैडम भी मेरे साथ है, राठौड़ सर भी इस बात से एग्री करेंगे, देशपांडे मैम भी एग्री करेंगी कि लैंग्वेज कितना अहम होता है एक जर्नलिस्ट के लिए। आपकी लैंग्वेज आज की तारीख में भले कहते कंटेंट इज द किंग, कंटेंट इज इम्पोर्टेंट, बट good, if you have good command over the language, if you write it properly, present it properly without any grammatical mistakes, if you can put it across. मराठीचं ग्रामर बोलायचं झालं तर मी खूप वाईट पद्धतीचं मराठी व्याकरण बघत असतो, काही न्यूज चॅनल वरती पण अक्षरशः दादांतपणे काही बातम्या चालतात, म्हणजे रस्वदीर्घ तर खूप लांबची गोष्ट राहिली, पण अनेक गोष्टी आहेत, म्हणजे मी फार शुद्ध अशुद्ध हे मानणारा नाहीये, भाषा जितकी जास्त कलोक्वियल,
भाषा जितकी जास्त तुमची आमची जितकी बोली भाषेत बातमी जाते तितकं चांगलं. शुद्ध अशुद्ध माझं म्हणणं याच्यात अजिबात इन्सिस्टन्स माझा अजिबात मी ते मानत नाही. पण ज्या लँग्वेज मध्ये तुम्हाला बेसिक तुम्हाला लोकांशी कम्युनिकेट करायचं, ज्याच्यातनं लोकांचा गैरसमज होणार नाही किंवा लोक मिसगाईड होणार नाहीत, अशी भाषा तुम्हाला वापरणं खूप गरजेचं आहे. त्याच्याबाबत तुम्ही पर्टिक्युलर असणं गरजेचं. त्यामुळे कॉपी एडिटर हा एक अत्यंत महत्वाचा भाग है. जर इफ यू आर प्लेयर फॉर द लैंग्वेज, तुम्हाला भाषेचं, अगर आपको भाषा से आप उसकी बारीकियां जानते हैं तो आपको कॉपी एडिटर का काम भी आप के लिए एक अपॉर्चुनिटी है. फोटो एडिटर, अगर हम वेबसाइट्स की बात करें तो फोटो एडिटर्स बनते हैं, बहुत सारे फोटो गैलरीज आपको देखने को मिलती है. फोटो गैलरी एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है. कई लोगों की फोटो एडिटर मतलब क्या, फोटो को फिल्टर्स डाल के जो इंस्टा पे वैसे वाले फोटो एडिटर नहीं, फोटो के जरिए एक कहानी बयान करना. कल ही हमने एक फोटो फीचर किया था कि एनसीपी का स्थापना दिवस था, किस तरह से स्थापना हुई थी, कैसे उनकी एनसीपी की पहले जब एनसीपी लॉन्च हुई थी तो उनके पार्टी का सिंबल चरखा था, फिर बाद में बदलकर घड़ी बन गया. तो इंटरेस्टिंग फोटो गैलरी बनती है. फोटो के जरिए आप कहानी बता सकते हैं. बाढ़ के टाइम, साइक्लोन के टाइम पे हमने कुछ फोटो गैलरीज की थी. तो फोटो गैलरीज के लिए भी आपको एक अलग एडिटोरियल माइंडसेट चाहिए होता है, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन करती है. तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, मैं मतलब एक एक पोस्ट नहीं गिन पाऊंगा, लेकिन इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको ऐसे वक्त पे, अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ज्यादा अहम है. पिछले कुछ सालों से जिस तरह से टीवी माध्यम में या फिर ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में जॉब कट्स हम देख रहे हैं, पिंक स्लिप्स दिए जा रहे हैं. कई जगह पर लोगों ने कहा कि कटौती की जा रही है. कुछ सारे ब्रांड्स हमने देखा कि मुंबई में मुंबई मिरर जैसा एक अखबार बंद हो गया. ऐसे जमाने में जब जॉब्स की अवेलेबिलिटी कम हो रही है और इतने सारे कॉलेजेस जर्नलिज्म के बढ़ चुके हैं, पूरे महाराष्ट्र भर में, हिंदुस्तान भर में हम देख रहे हैं लगभग हर साल कुछ हजार स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं, लेकिन उतनी जॉब की अपॉर्चुनिटीज वहां पर नहीं है. तो डिजिटल माध्यम ने ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको ओपन की है. इसके आगे जाकर दूसरी जो अहम बात मैं करने जा रहा हूं कि डिजिटल माध्यम ने एक नई क्रांति जो लाई है, मैं इसे क्रांति ही कहूंगा, वो है आपको इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के तौर पर काम करने का एक मौका दिया है. लेकिन इंडिपेंडेंट है तो फिर आपको क्या, हर एक की चीज होती है, नौकरी करना, पैसे कमाना, चार पैसे चाहिए होते हैं. बिकॉज कोई भी गाड़ी फ्यूल पे चलती है और आपको अगर जीना है तो आपको पैसे चाहिए होते हैं. तो डिजिटल माध्यम ने ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रावधान आपके लिए किया है कि आप अगर यूट्यूब जैसे माध्यम इस्तेमाल करते हो तो वहां से भी आपको यूट्यूब का एक अलग अपना मोनेटाइजेशन का गणित होता है. अगर आपके वीडियोस अच्छे व्यूज देते हैं तो उसके बदले में आपको पैसे भी मिलते हैं. आपके व्यूज अच्छे हैं तो आपके वेबसाइट पेज पे आपको एडवर्टीजमेंट भी आती है. तो एक नया मॉडल ऑफ जर्नलिज्म आपके लिए खड़ा होता है, जहां पर आप पर किसी का आप अपने विचार वहां पर एक्सप्रेस कर सकते हो. जहां तक पिछले कुछ सालों में एक डिबेट हमने लगातार होते हुए देखा है कि मीडिया पर दबाव होता है, दबाव में मीडिया काम नहीं कर पा रहा, मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी भूमिका ठीक तरह से कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो इसीलिए बहुत सारे पत्रकारों को इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का ये माध्यम ओपन अप कर दिया है. यूट्यूब ने छोटी छोटी चीजें, आप देखिए, मतलब हर चीज के लिए लोग यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं. मुझे उस बच्चे का नाम याद नहीं है. आई थिंक अमेरिका में एक छोटा बच्चा है जो टॉयज का रिव्यू करता है. रिव्यू इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जर्नलिज्म. हर चीज का रिव्यू होता है. पहले जमाने में हम फिल्मों का रिव्यू देखते थे, मराठी नाटकों का रिव्यू हुआ करता था. कार्स के हम देखते हैं कि ऑटोमोबाइल रिपोर्ट जर्नलिज्म में नई नई लॉन्च होने वाली कार्स के रिव्यू आते हैं. गैजेट जर्नलिज्म, गैजेट्स के बारे में, कौन सा गैजेट अच्छा है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है. तो एक छोटा बच्चा था, ही इज वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग, जहाँ बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाला बच्चा है, वो टॉयज के रिव्यू करता है. जो भी नई टॉय मार्केट में आती है उसका रिव्यू करता है. तो हम, ये एक माध्यम हमने कभी सोचा नहीं था इतना ओपन ओपन, मिलियंस ऑफ व्यूज इसके आते हैं. और व्यूज का इसके बारे में एक अलग से हम कंटेंट के बारे में बात करेंगे, डिजिटल का कंटेंट क्या होता है. तो कंटेंट, लेकिन मैं मोटा मोटी अगर हम बात करें तो कंटेंट डिजिटल में बादशाह है. अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो डिजिटल में आपको इंडिविजुअल जर्नलिज्म भी आप करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म भी करना चाहते हैं, तो आपको अच्छे व्यूज आएंगे. अब जर्नलिज्म से थोड़ा जुड़ा नहीं है, लेकिन जो लोग मराठी समझते हैं, एक यूट्यूब चैनल है, एक अहमदनगर से जुड़ी एक 65-70 साल की एक वरिष्ठ महिला आहे, एक आजी आहे. त्यांनी आपला युट्यूब चॅनल सुरू केला होता, आपली आजी की समथिंग काहीतरी त्याचं नाव आहे. तर रेसिपीज सांगतात, गावाकडच्या रेसिपीज सांगतात. अगदी पिठलं भाकर असेल किंवा गावाकडची बनणारी कुठली पण रेसिपी घरगुती असेल, अगदी साधे कांदे पोहे असतील, घरच्या घरी कशा प्रकारे साबुदाण्याची खिचडी बनवायची. त्या आजींचे काही मिलियन सबस्क्रायबर्स आहेत आणि त्या प्रचंड पॉप्युलर आहेत युट्यूबवरती. त्यांच्या आपण जसं म्हटलं की त्या त्यांच्या साध्या गावाकडच्या भाषेत सगळं समजून सांगत असतात. त्यांची जी पॉप्युलॅरिटी आहे
ही खरं तर युट्यूब आता हा जर्नलिझमशी थेट संबंधित नसला तरी डिजिटलचा रीच कसा आहे, डिजिटल तुम्हाला कशा प्रकारे तुमचा कंटेंट चांगला असेल तर तुम्हाला प्लॅटफॉर्म देऊ शकतो, याचं एक उदाहरण आहे. बाकी यू ऑल आर अवेअर अबाउट द लाइक्स ऑफ ध्रुव राठी or people staying how many of you in Aurangabad are aware of that guy called, what is his name, he makes music videos, uh, रसोड़े में कौन था, यशराज मुखाटे. Yashraj Mukhate, look at him, he's become so popular. Everybody in the country knows Yashraj Mukhate, not just in country, he's even popular in Pakistan. So that is how the reach of digital medium, if you have good content, people are going to grab it with both hands. So be it a small child, I gave examples of two people, that small kid who reviews toys, or this Ajjibai from Ahmednagar, त्यांचं content. तर if you are aware of content, content मध्ये ओरिजिनॅलिटी तुमच्याकडे आहे, if you are original, that is going to give you a good opportunity. तर हे सगळे अव्हेन्यूज तुमच्यासाठी डिजिटलने ओपन केलेत. आणि बाकी जसं तुम्हाला मगाशी मी म्हणालं, मोरलेस आय हॅव कव्हर्ड ऑल दिस पॉइंट्स. आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म मध्ये जसं तुम्हाला म्हणाल की इतक्या साऱ्या डॉक्युमेंटरीज, तुमच्यापैकी खूप सारे जण ओटीटी वरती बऱ्याच डॉक्युमेंटरीज बघत असतील. म्हणजे आई थिंक आप लोगों ने एक सिटी ऑफ घोस्ट नाम की एक डॉक्यूमेंट्री आई थिंक नेटफ्लिक्स पे आपने देखी होगी कि किस तरह से सीरिया में कुछ जर्नलिस्ट ने साथ में मिलकर काम किया था. अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज उसे देखे. इंडिपेंडेंटली अगर काम करना है सीरिया में, जिस तरह से चुप चुप कर उन्होंने काम किया था, बाहर जाकर काम किया, मैं ज्यादा उसके बारे में डिटेल अभी नहीं दूंगा आपको, क्योंकि आप देखे उसे, समझे उसको, कंज्यूम. बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है वो, डॉक्यू फीचर है. उस तरह से काम कैसे किया जा सकता है, डिजिटल का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल वो डॉक्यूमेंट्री है. तो ये सारे एवेन्यूज आपके लिए ओपन हो गए. तो एक तरह जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज ओपन हो गई है, दूसरी तरफ आपको इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के तौर पर काम करने का भी आपको वहां पर मौका मिल रहा है. आप शुरुआती तौर पर भले ही आपको शायद उसमें इतना मॉनिटरी फायदा ना दिखे, थोड़े दिनों में अगर आपके पास कंटेंट है, लोगों में शायद कह सकते हैं कि अरे एक सर आए थे, हमको बताया था कि डिजिटल करो, इंडिविजुअल करो, आपको पैसे भी मिलेंगे, और मैं तो कर रहा हूँ तो मुझे नहीं मिल रहा. ऐसे नहीं होता है, टेक्स टाइम. एनी ब्रांड इज built over a period of time. Rome was not built in a night or a day, as they say, but you have to work hard over it, understand the medium. डिजिटल को समझना, लोगों की नब्ज अगर आपको समझ में आ जाती है तो आप डिजिटल में माहिर बन जाते हैं, और आपके लिए ये सारी चीजें आपको ओपन अप होती. तो डिजिटल माध्यम को समझिए. इसके अलावा आपको कुछ टेक्निकल स्किल्स भी एक्वायर करने हैं, जिसके बगैर आपको कुछ चीजें बनेंगे नहीं. सिर्फ मैंने बताया, कल जाके आपने अपना यूट्यूब चैनल खोल दिया, लॉगिन किया और आपने शुरू किया, ऐसे नहीं होता. कुछ टेक्निकल स्किल्स भी आपको एक्वायर करने हैं, जिसके लिए आपको बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको डिजिटल मीडिया के कोर्सेज देती है. आई थिंक अभी बैचलर्स के भी कोर्स आने लगे. कुछ दिनों पहले शायद सिर्फ 6 महीने के सर्टिफिकेशन कोर्स और डिप्लोमा हुआ करते थे. आई थिंक अब फुल फ्लेजेड डिजिटल मीडिया में करियर के लिए कोर्सेस देते हैं. आई थिंक अपने एमजीएम में भी है वो बैचलर्स कोर्स. राठौड़ सर, सर वी इन डिजिटल मीडिया इस साल से लॉन्च हुआ है हमारा कोर्स. हाँ, तो बहुत मतलब वी हैव सेवरल कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स दैट आर ऑफरिंग यू courses in digital media, bachelor's course and even master's course. So digital media, coming back to where I started, digital media ये फ्यूचर का माध्यम नहीं है, ये प्रेजेंट का माध्यम है, हम उसमें जी रहे हैं. एक और चीज, किस तरह से खबरों का स्प्रेड मुझे बताना, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दे रहा था, किस तरह से खबरें फैलती है. रिपोर्टर का इस पूरे स्ट्रक्चर में, जो रिपोर्टर इस पूरे न्यूज मीडियम का सेंटर हुआ करता था, न्यूक्लियस हुआ करता था, वो अब नहीं रहा. खबरें कहीं से भी आती है. एवरीबडी who has a mobile phone with a camera is a reporter. कल परसों शायद आपने 3-4 दिनों पहले खबर देखी होगी टीवी चैनल्स पर. एक बुजुर्ग है जो घर में एक बुजुर्ग महिला को बुरी तरह से मारपीट कर रहे हैं. बहुत वायरल हो गया था वीडियो. कभी हाथ में एक बकेट लेकर उन्हें मार रहे हैं, हाथ से मार रहे हैं. बहुत ज्यादा डरावना किस्म का वीडियो था वो. किसी को भी रोंगटे खड़े हो जाए, किसी को भी गुस्सा आ जाए, इस तरह का वीडियो था. मुंबई के पास में ठाणे का वीडियो था वो वीडियो शूट किया था उनके घर के उनके पोते ने. वो पोता देखता था कि उनके दादाजी रोज अपनी दादी को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं. उसने शूट किया, उस वीडियो को वायरल किया. 2 दिनों के बाद कुछ लोगों ने इंटरवीन किया, तो उन लोगों ने कहा नहीं हमारे घर का मामला है भाई, हमको इससे आप लोग इसमें ना पड़े तो ही बेहतर है. लेकिन जिस तरह से वीडियो वायरल हो गया, ठाणे पुलिस ने, ठाणे ग्रामीण पुलिस ने सुओ मोटो इसका कॉग्निजेंस लिया और जाके उस शख्स को गिरफ्तार किया. इस केस में वो बच्चा रिपोर्टर बन गया. उसने शूट किया, वीडियो को फैला दिया व्हाट्सएप के जरिए. ये है डिजिटल मीडिया की ताकत. किसी भी चीज को लोगों तक पहुंचाना है. अगर एक बच्चा जो जर्नलिस्ट नहीं है
जिसके पास जर्नलिस्टिक स्किल्स नहीं है, अगर वो इस चीज को समझता है, उस खबर को समझता है, उसके कंटेंट को समझता है कि ये लोगों को दिखाना चाहिए, अगर मुझे मेरी दादी को न्याय देना है, मुझे अगर इसके साथ जस्टिस करना है, तो मुझे इसे शूट करके लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि शायद उसे ये भी पता था, देखिए फॉलोअप उसका क्या सेंस रहा होगा, बच्चे का जर्नलिस्टिक सेंस रहा होगा कि अगर कल पुलिस आएगी घर में तो घर का मामला घर में ही दबा रहेगा, और हुआ वैसे ही। जब लोग गए तो उन्होंने कहा ये हमारे घर का मामला है, लेकिन जब वो फैल चुका था तो प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस प्रशासन को उसका कॉग्निजेंस लेना पड़ा और उस बंदे की गिरफ्तारी हुई। सो एवरीवन with a mobile phone camera in his hand and journalistic sense, that skill that is required is a journalist, and that opens up a sea of opportunities for you in digital media. So you acquire the skills and बाकी रेस्ट तो आपको पता है, आप किसी भी फील्ड में रहे, आप टेलीविजन जर्नलिज्म में जाए, प्रिंट में जाए, डॉक्यूमेंट्री में जाए, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाए, कहीं पर भी जाए, दो चीजें आपको लगनी है, that is hard work and honesty. Your honest efforts are required. Unless and until you put in your honest efforts, you're not going to achieve what you want, and this is what digital requires. Digital के लिए सबसे बड़ी चीज वो तो यही है, साथ में being original and coming up with the newest of ideas, that is going to give you a great amount of footing and opportunity in digital media. So आप करते रहिए, आप तो आप में से सभी लोग इसका इस्तेमाल करते ही होंगे, आपको पता ही होगा, आप जिस तरह से आपके रीच को फेसबुक पोस्ट आप डालते होंगे, इंस्टा पोस्ट डालते होंगे, उस पर आपको कितने लाइक्स आते हैं, कितने कमेंट्स आते हैं, इसके जरिए आप एक अंदाजा लगाते हैं कि रीच कैसा हुआ है। पर्सनल पोस्ट को छोड़ दीजिए, लेकिन कभी कभी जब आप सोशल किसी इशू पर पोस्ट डालते हैं, कोई पोस्ट आप करते हैं, व्हाटएवर यू शेयर ऑन social media, and the kind of interaction that it generates, the kind of likes, views, reaction, counter reaction, debate that it triggers, it kind of gives you an idea of the kind of content that you are generating, and the kind of content that you have generated to engage people. So engagement is an important part of digital media, because on if I am giving news on TV, people are not going to directly say that I am wrong or whatever I'm saying is not correct or factually incorrect, whatever. But if I'm giving a news on digital, there is immediately a reaction. सर ये आप गलत बोल रहे हैं, तुमचं चुकीचं आहे, असं कसं तुम्ही बोलू शकता, हे तुमचं गोष्ट चुकीची आहे, तुमची आयडियोलॉजी अमुक वाटते, लोकांकडनं इन्स्टंट रिॲक्शन आहे तिथे येतं. त्यामुळे डिजिटल हे खूप ऑनेस्ट आणि ट्रान्सपरंट मीडियम आहे, तिथे तुम्ही लपू शकत नाही. त्यामुळे या सगळ्या क्वालिटीज, हे सगळे स्किल्स तुमच्याकडे जर असतील आणि तुम्ही जर या स्किल्सचा चांगला उपयोग केला आणि या सगळ्या गोष्टी समजून घेऊन तुम्ही अगर आप इन सारे स्किल्स को आत्मसात करते हैं, इनके साथ में अपने आप को डेवलप करते हैं, और इन सारी चीजों के लिए जो रिक्वायर्ड आपका स्किल सेट है उसे होन करते हैं, तो डिजिटल माध्यम आपका है. ये मैंने कहा, ये फ्यूचर का नहीं, प्रेजेंट का माध्यम है. आने वाले दिनों में शायद और बदलाव आ सकते हैं, और बड़े टेक्नोलॉजिकल बदलाव आ सकते हैं, और आपको वक्त के साथ बदलना है, वक्त के साथ हर टेक्नोलॉजी को आपको उसके साथ इंटीग्रेट करना है, उसे सीखना है, और उसमें आपको अपनी महारत हासिल करनी है, बनानी है. और अगर ये सब करेंगे आप, तो डिजिटल माध्यम आपका है और आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी इसमें ओपन है. आई थिंक मोर और लेस सभी चैप्टर या फिर सभी जो अहम चीजें थी, जो बेसिक मुझे बताना था, कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको बताया. इसके बाद अगर कुछ थोड़े सवाल आपके होंगे, सो आई एम ओपन टू टेक अ कपल ऑफ क्वेश्चंस आफ्टर दिस. सर यस, थैंक यू वेरी मच. अब हम क्वेश्चन आंसर की ओर जाते हैं. आप खुद को अनम्यूट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो. उससे पहले, जैसे कि कमलेश जी ने अपने मार्गदर्शन में कहा था कि हमारे कॉलेज में ही अब बीएड इन डिजिटल मीडिया का कोर्स शुरू हो चुका है. इस साल से उसके एडमिशन शुरू हो गए. 10+2 यानी कि 12वीं उसका एलिजिबिलिटी है, और 3 साल का डिग्री कोर्स रहेगा, 6 सेमेस्टर का, जिसमें कंटेंट डेवलपमेंट, मीडिया स्ट्रेटजी, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक रिलेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, ई पब्लिशिंग, ब्रांड कम्युनिकेशन, और जो भी नए मीडिया है डिजिटल को लेकर, उन सभी का एजुकेशन रहेगा. ये 3 साल का डिग्री प्रोग्राम है. आप सभी के जानकारी के लिए बस ये देना था. अब हम क्वेश्चन और आंसर की ओर चलते हैं. आप में से किसी के भी कुछ सवाल हो तो खुद को अनम्यूट करें, अजय, और वीडियो शुरू करके आप क्वेश्चन पूछें. यस सर. सर मेरा सवाल ये है कि अब आपने जैसे कहा था कि कोई भी इंफॉर्मेशन है बहुत जल्द लोगों तक पहुंच जा रही है, लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन के बैकग्राउंड के बहुत सारे घटनाक्रम होते हैं. मतलब इजराइल पैलेस्टाइन का इशू हो गया, या कोई भी बॉलीवुड के एक्टर का अफेयर हो गया, तो उनका पिछला बहुत बैकग्राउंड होता. तो हमें मतलब हमारा जो नॉलेज है वो डिजिटल मीडिया में कितना इम्पोर्टेंस अदा करता है सर?
अरे हर चीज में जरूरी है, नॉलेज के बगैर तो कोई भी चीज आपको नहीं करनी है। मतलब अगर आप खबर भी देते हो तो खबर का बैकग्राउंड है कि मैं तो एक चीज कहता हूँ, थोड़ा मैं कंजर्वेटिव टाइप का जर्नलिस्ट हूँ। थोड़ा कहेंगे, अगर आप ये भी कहेंगे कि पुराने जमाने का जर्नलिस्ट हूँ तो भी चलेगा। बट कुछ चीजें मैं मानता हूँ कि आपको, अगर आप मुंबई में रिपोर्टिंग कर रहे हैं या फिर महाराष्ट्र में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, महाराष्ट्र स्पेसिफिक अगर हम बात करें, तो आपको उस राज्य का पूरा सामाजिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक बैकग्राउंड पता होना जरूरी है। मतलब ये तो प्री रिक्विजिट है। अगर आप एंटरटेनमेंट भी कवर कर रहे हो तो आपको उसके भी प्री रिक्विजिट्स ही है। मतलब ये तो मस्ट है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ये होना ही चाहिए। जिस चीज की आप रिपोर्टिंग कर रहे हो उसकी अगर आपको नॉलेज नहीं है, मतलब इसका फायदा किस तरह से होता है मैं आपको बताता हूँ। और आपको फर्क भी पता चलेगा अगर आप टीवी रिपोर्टिंग देखते हो, कहीं पर भी किसी जर्नलिस्ट का आप अगर व्यूज देखते हो, तो जिनके पास एनेक्डोट होते हैं ज्यादा, जो उसको घटना को, जिसे हमारी लैंग्वेज में हम कहते हैं कि पुटिंग इट इनटू पर्सपेक्टिव कहते हैं, जो रखते हैं उनको आपको सुनना ज्यादा अच्छा लगता है, उनके बारे में या फिर उनका लिखा हुआ पढ़ना आपको ज्यादा अच्छा लगता है। मसलन उदाहरण मैं देना चाहूंगा, 2019 में जिस तरह से महाराष्ट्र में पूरा हमने पॉलिटिकल ड्रामा देखा था, ये महाराष्ट्र के लिए बहुत अनप्रेसिडेंटेड था। लेकिन जिन लोगों के पास में उसकी कुछ एनेक्डोट्स थी, उसकी हिस्ट्री पता थी, इससे पहले उनको जोड़ने के लिए कुछ चीजें पता थी, इसका नॉलेज था, उनकी रिपोर्टिंग उस वक्त ज्यादा लोगों को ज्यादा पसंद आई। तो आप कोई भी चीज के बारे में रिपोर्टिंग कर रहे हो तो उसका बैकग्राउंड पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, थैंक यू अजय। और इसके बाद किसी की कोई सवाल? शायद मोहिनी। सर, Yes, यस ma'am. सर। सर, अगर आपको इंटर्न हायर करना है तो आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या रहेगी? देखिए, हम तो जनरली कॉलेज के कुछ कॉलेजेस से हमारा टाइप होता है। इंडिविजुअल अगर हम बात कर रहे हैं, अगर आपको मतलब, आई गेस कि आप हमारी कंपनी के बारे में पूछ रहे हो। यस सर। जनरली हर एक कंपनी का अलग अलग इसके बारे में क्या कहते हैं, उनकी अलग अलग पॉलिसीज होती है। इंडिया टुडे की अगर हम बात करें तो इंडिया टुडे का अपना मीडिया इंस्टीट्यूट है, टीवीटीएमआई। वहां से जनरली जो लोग आते हैं उनको हमारे यहाँ पर इंटर्नशिप का मौका दिया जाता है। देश भर में हमारे अलग अलग चैनल से वहां पर टीवीटीएमआई का, या फिर कुछ कॉलेजेस के साथ में हमारा जो टाइप होता है, उन कॉलेजेस के से थ्रू ही आते हैं। इंडिविजुअली बहुत सारे चैनल से आई गेस यही फिलोसफी होता है। आई डोंट नो बाकी चैनल्स में या बाकी इंस्टीट्यूट में कैसा होता है, बट जनरली उदाहरण के तौर पर हमारे अगर हम बात करें तो हमारे कुछ इंस्टीट्यूट से टाई अप है जिनसे जरिए हम इंटर्न्स हायर करते हैं। अगर आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमें करना है इंटर्नशिप, तो आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या रहेगी? लाइक पर्टिकुलरली आपकी रिक्वायरमेंट्स मुंबई तक के या फिर आज तक के? इंटर्नशिप बेसिकली इज टू लर्न, और लर्निंग के लिए हम कोई क्राइटेरिया नहीं रख सकते ना। इंटर्नशिप पढ़ने सीखने के लिए होती है, जिसे सीखना है वही सबसे बड़ा उधर रिक्वायरमेंट होता है। कोई सीखने के लिए आता है और क्या सीख कर जाता है, ये उसका हम लोग के पास तो अवेलेबल है, सब चीजें, पूरा प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है। जिसको सीखना है वो आता है। इंटर्नशिप इज ऑल अबाउट लर्निंग। जिनको लर्निंग की वो क्या कहते हैं कि नॉलेज की भूख है, सीखना है, वो लोग आएंगे। दैट इज द क्राइटेरिया। थैंक यू सर। हेलो सर, जी, मैं मयूर बात कर रहा। यस। बोलिए मयूर। सर, मुझे कोर्स के बारे में पूछना था। अभी मैंने देशपांडे मैडम से बात किया थोड़ी देर पहले। तो सर, अपना कोर्स इंग्लिश में है कि मराठी में है? उसकी जानकारी मैं दे दूं 1 मिनट में, शायद कमलेश जी ना दे पाए। वो इंग्लिश में रहेगा, 3 साल का कोर्स है। आपकी जैसे कि देशपांडे मैडम से बात हुई है, आप उनकी कम्युनिकेशन में रहिएगा। 3 साल का कोर्स है, 6 सेमेस्टर का, और इंग्लिश मस्ट है उसके लिए। ओके। और सर, नोट्स वगैरह कौन सी लैंग्वेज में रहेंगे? उसके बारे में देशपांडे मैडम आपसे सब जानकारी दे देंगे आपको। शायद मुझे क्या लगता है कि एक थोड़ा सा ना हम सब्जेक्ट वाइज चले जाए, ये जो पूरा लेक्चर है ना, कमलेश जी से अगर कुछ क्वेश्चन है तो वो हो जाए। कोर्स के बारे में पूरी जानकारी देशपांडे मैडम दे देगी, और साथ ही साथ मैं अब जैसे ये लेक्चर खत्म होते जाएगा ना, मैं आपके साथ एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, आपके लिए सुविधा हो जाएगी। ओके सर। और इसको यानी जो जर्नलिज्म का जो कोर्स है उसमें बेसिक यानी सबसे ज्यादा फोकस किस में रहेगा, यानी वो थोड़ा सा आप बता देंगे तो। हॅलो, हा विवेक सर। जी मॅडम। हा, आणि मयूर, फक्त Yes, आपल्याला ma'am. डिजिटल मीडिया संदर्भात कमलेश सरांना प्रश्न विचारायचा असेल तर तुम्ही विचारा.
कोर्सच्या ओके. संदर्भात आपण नंतर बोलूयात. कोर्स साठीचं ओके. लेक्चर नाहीये, स्पेशल लेक्चर आहे. ओके ओके मॅम, ठीक आहे. म्हणजे डिजिटल मीडियामध्ये काय अपॉर्च्युनिटीज आहेत आणि तुम्ही कशी तयारी करायला हवी या संदर्भातलं हे मार्गदर्शन आहे. ओके ओके मॅम, मग त्याच्याबद्दल पण आहे मला एक क्वेश्चन. येस. सर, कमलेश सर, हम्म. सर माझं इंटरेस्ट फोटोग्राफी मध्ये आहे. हम्म। Hello, बाकी सब sir. म्यूट रखे खुद को। लतीशा, मयूर का एक बार क्वेश्चन। ओके. हाँ मयूर, कंटिन्यू। कमलेश सर, हा, ऐकतोय. सर तसं माझं फोटोग्राफी मध्ये डिप्लोमा झालेला आहे. लतीशा, लतीशा आप म्यूट रखिए खुद को। आवाज येत नाही, तुमचा आवाज येत नाही हाँ, मयूर. मैं आगे लतीशा, आपको कंटेंट पवन, लिख के दूं क्या? वो यहाँ पर सोनी मैडम, टाइप करके लतीशा दो। को म्यूट कीजिएगा। सर मैं बात करूं? हाँ हाँ, yes। सर वैसे मेरा फोटोग्राफी में डिप्लोमा हो गया है। मेरा मेन इंटरेस्ट फोटो जर्नलिज्म में है। हम्म. तो सर फोटो जर्नलिज्म में वैसे तो फोटोग्राफी में बहुत सारी फील्ड है, लेकिन मुझे फोटो जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है। तो उस यानी जो ये कोर्स है 3 इयर्स का, उससे यानी क्या बेनिफिट्स मिलेंगे मुझे फोटो जर्नलिज्म में जाने के? कमलेश सर। इसके बारे में कमलेश सर, फिर भी बता फोटो दें, लेकिन जर्नलिस्ट को फोटो- क्या स्कोप है आपके यहाँ, उसके रिगार्डिंग आप हाँ, बता हाँ। दीजिए, उसका फायदा सभी को हो जाएगा। रिपोर्टिंग मयूर अभी जो मयूर शायद कोर्स के इर्द गिर्द अटके हुए हैं, इसलिए वो बार बार वहीं आ रहे हैं, लेकिन उनका पूछना शायद इसी को लेकर है कि फोटो जर्नलिज्म को डिजिटल में वगैरह डिजिटल क्या possible? वर्ल्ड में नहीं, क्या बिल्कुल फोटो अपॉर्चुनिटी? जर्नलिज्म का हर जगह पर, प्रिंट में भी डिजिटल में भी हमने देखा है। अलग अलग जगह पे मैंने आपको, जो लेक्चर आपने सुना होगा तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी फोटो के रिक्वायरमेंट के बारे में, फोटोग्राफी किस तरह से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। चाहे मैंने फोटो गैलरी का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था, रिक्वायरमेंट हाँ। होता है। और इंडिविजुअल तौर पे अगर आपको करना है तो आपने गेटी इमेजेस के बारे में सुना है मयूर? आपने फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं, काय के बारे में सर? गेटी इमेजेस के बारे में सुना है आपने? नहीं सर, सॉरी। एक बेसिकली ये एक इन्स्टिट्यूट, आपण काय कंपनी कहेंगे हम, ज्याच्याकडून तुम्हाला फोटोज दिले जातात, त्यांचे फोटो असे वॉटरमार्क केलेले असतात त्याच्यामध्ये। तुमच्याकडे कुठलेही फोटो हवे असतील, आर्काइवल फोटो असतील, नवीन फोटो असतील, समजा आता एखादी घटना झाली, आता भारतात एखादी मोठी घटना झाली, आपण फॉर एक्झाम्पल बघूया, तर मग अशी कोणतरी उदाहरण दिलं, पॅलेस्टाईनचं तिकडचं उदाहरण दिलं, तिकडे चाललेले Yes, sir. फोटोज जगात इतर महाराष्ट्रातल्या एका पेपरला वापरायचे तर ते तिथे त्यांना अवेलेबल केले जाऊ शकतात इंटरनेटच्या माध्यमातून। तुम्हाला जगातनं कुठेही केले जाऊ शकतात। अनेक माझे फोटोग्राफर मित्र आहेत जे फ्रीलान्सरही काम करतात आणि अनेक चांगले चांगले फोटो ते इंटरनेटच्या माध्यमातून मोठ्या मोठ्या कंपनीजला, इंटरनॅशनल कंपनीजला ते देत असतात। त्याच्यामध्ये त्यांच्या वेबसाईटवर सोशल मीडियाचा वापर करून, डिजिटल मीडियाचा वापर करून ते शेअर करत असतात। ज्यांना ते फोटो हवे आहेत त्या फोटोच्या माध्यमातून ते तिथे जाऊन घेऊ शकतात। वेगवेगळ्या रेझोल्युशनच्या फोटोंच्या वेगवेगळ्या कॉस्ट त्यांच्या तिथे असतात। जसं आपल्याकडे पीटीआय, एएनआय वगैरे आहेत, त्याचा वेगवेगळ्या स्वतःचे इंडिव्हिज्युअली काम करणारे अनेक फोटोग्राफर आहेत, त्यांचे फोटो तिथे दिले जातात। त्यामुळे तुम्हाला फोटो जर्नलिझमला बेसिकली इमेजची जे काही संबंधित आहे ना, व्हिडिओज असतील, फोटोज असतील, त्यांना डिजिटलमध्ये प्रचंड स्कोप आहे। ओके ओके सर। थैंक यू मयूर। Hello, sir. आशय नमस्कार। आशय कुछ पूछना। सर माझा प्रश्न तुमच्या वैयक्तिक पॉलिटिकल जर्नलिझम संदर्भातला होता आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आता जी आपण थोडं जरा मोठ्याने बोलाल का? तुमचा आवाज, हॅलो, बहुतेक मोरे आहे, मोरे थोडा मोठ्याने बोल। कमी आहे। सर जोरातच बोलतोय मी। आता yes. येतोय? हॅलो, हॅलो सर, आवाज येतोय का? थोडं मोठ्याने बोला ना जरा, मला तुमचा आवाज जरा कमी येतो। हॅलो हॅलो सर, हॅलो। हा, आता बोला। हा सर, माझा प्रश्न वैयक्तिक पॉलिटिकल जर्नलिझम संदर्भातला होता तुमच्या। आणि दुसरा प्रश्न असा होता की आता जी पहिल्यांदा माहिती होती, ठराविक माहिती काही ठराविक जर्नलिस्ट पर्यंत जायची, परंतु आता सोशल मीडिया मार्फत असं होतं की ती माहिती भरपूर जणांपर्यंत जाते। त्यामुळे असं एक्सक्लुझिव्ह असं काही डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर राहिलं नाही। पण आम्ही जेव्हा मुंबई तकवर बघतो, तुम्ही एक 1.5 घंट्याचे शो करता आणि ते लोक बघतात, त्याचं काय कारण आहे? आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तुमचे पॉलिटिकल जर्नलिझमचे सोर्सेस काय आहेत सर वाचण्याचे? सगळ्यात दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर पहिले देतो। कुठलाही पत्रकार आपले सोर्स सांगत नाही, सांगायचे नसतात। हाच महत्वाचा सोर्स आहे की तो सोर्स नाही सांगत। संपादकांना पण सांगत नाहीत सोर्सेस आम्ही। आणि उद्या कोर्टाने सुद्धा विचारलं तर कोर्टालाही न सांगणे इतकी आम्हाला तेवढी प्रत्येक पत्रकाराला तो अधिकार आहे, अनलेस अँड अंटिल इट डील्स विथ द नॅशनल सिक्रेट्स किंवा देशाच्या सुरक्षेसंबंधात। आता
आपण त्यातला एक भाग सोडून दिला, जर गमतीचा भाग सुरुवातीचा. पण सोर्सेस तुम्हाला बिल्ड करायचे असतात वारंवार. तुमचा सोर्स कोणी असू शकतो. म्हणजे माझ्या सोर्स बद्दल बोलाल तर माझे सोर्स अगदी मंत्रालयातल्या तिथे प्यूनचं काम करणाऱ्या माणसापासून ते एखाद्या राजकारणाच्या ड्रायव्हर पासून त्याच्या बॉडीगार्ड पर्यंत ते पक्षामधले स्वतः ते नेते असतील, ते प्रत्येक तुमचा सोर्स हा तुम्ही कसा डेव्हलप करता, कसा बिल्डअप करता, कम्प्लिटली तुमच्यावर आहे. तुमच्या बातमीवर डिपेंड आहे. तुम्हाला कुठली बातमी कुठून मिळवायची आहे. खूप जास्त व्यक्तिगत स्वरूपाची असेल तर तुम्हाला त्या स्वरूपाचे तुमचे सोर्सेस पाहिजे. राजकारणातल्या एका बैठकीत तुम्हाला पाहिजे असेल म्हणजे मी तुम्हाला सांगू शकेल. आता हे खरं सांगावी की नाही अशी गोष्ट, पण सांगायला काही हरकत नाही. बऱ्याचदा आमचे काही काही मित्र असतात, समजा एखाद्या पक्षाची महत्वाची बैठक चालू आहे आणि आम्हाला माहिती हवी आहे, तर बऱ्याचदा कधी कधी फोन ऑन करून आम्हाला ती बैठक काही ऐकवतात. असे मित्र तुम्ही तयार करा, तेवढा विश्वास तुमच्यात पाहिजे. पण सोर्सचा आणि तुमचा एक खूप चांगला विश्वास एकमेकांवरती असायला हवा. तुमचा एकमेकांना त्रास होता कामा नये. एक म्हण जी खूप खरं तर टिपिकल आहे, पण पॉलिटिकल जर्नलिझम मध्ये ती नेहमी वापरली जाते, सांगितली जाते की नेव्हर शूट अ मेसेंजर. हे तुम्ही याच्याबद्दल बरंच वाचा की तुम्हाला जो माहिती देतो त्याला तुमच्याकडनं कधी त्रास होता कामा नये, त्याचं नाव समोर येता कामा नये किंवा त्याच्याबद्दल कळता कामा नये. ही गोष्ट खूप जपायची असते. इफ यू शूट युअर मेसेंजर युअर इन्फॉर्मेशन इज डेड. तुमची परत इन्फॉर्मेशन मिळण्याचा सगळ्यात मोठा सोर्स कापला जाईल. त्यामुळे हा सोर्सचा भाग आहे. दुसरा आणि पहिला तुमचा जो प्रश्न होता की दीड तासाचे शो करतो, तर जनरली असं म्हटलं जातं, तुमचा खूप चांगला प्रश्न आहे खरं तर. जनरली डिजिटलचे काही थंब रूल्स आहेत की असं म्हटलं जातं की डिजिटलचा कॉन्टेंट छोटा असायला हवा. 10 ते 12 मिनिट असला की लोक जास्त कन्झ्युम करतात, पटकन बघतात, तो जास्त व्हायरल होतो. पण मग कधी कधी असंही बघतो आपण की दीड तासाचा एक तासाचा शो सुद्धा तेवढंच व्ह्यूज करतो. तुम्हाला माझंच एक उदाहरण देतो की मी दर आठवड्याला एक शो करतो, म्हणजे महाराष्ट्र डायरी नावाचा. त्याच्यात मी काही राजकारणातले किस्से सांगत असतो. आठवणीत थोडासा हलका फुलका शो आहे, त्यात काही जुने किस्से, सध्याच्या राजकारणाशी संबंधित काहीतरी जुना एखादा किस्सा त्यात सांगत असतो मी. तो साधारण 10-12 मिनिटाचा, त्याचे खूप चांगले व्ह्यूज येतात. पण मी तो जानेवारीमध्ये बाळासाहेब ठाकरेंचा वाढदिवस असताना एक छगन भुजबळांचा इंटरव्ह्यू केला होता की त्यांच्या बाळासाहेबांसोबतच्या आठवणी सांगितल्या होत्या. आता झालं असं की छगन भुजबळ हे शिवसेनेच्या स्थापनेच्या काळापासूनचे नेते आहेत आणि सध्या ते राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अत्यंत वादग्रस्त त्यांचं शिवसेनेसोबत रिलेशन राहिले, अप्स अँड डाऊन्स त्याचे राहिले. तर असं असताना भुजबळांचा इंटरव्ह्यू थोडासा तिथे तोच खरं तर युएसपी होता इंटरव्ह्यूचा. आणि आम्ही ते टायटलही तुमचं थंबनेल जे होतं तुम्ही बघितलं असेल की शिवसैनिक भुजबळ सांगतात बाळासाहेबांच्या आठवणी. तर तो मी इंटरव्ह्यू केला, तो झाला जवळजवळ 1 तास 12 मिनिटांचा, जवळजवळ 72 मिनिटांचा तो इंटरव्ह्यू होता. तो एडिट करून आता किती कापणार ना तो इंटरव्ह्यू, तेवढं मनापासून बोलतात, तो कापून तो 45 मिनिटांपर्यंत जवळजवळ आला. त्याच्या खाली तो कापणं शक्यच नव्हता इंटरव्ह्यू. पण आता इतका मोठा इंटरव्ह्यू का टाकायचा, तो बघतील का लोक, असं मला वाटलं. पण कॉन्टेंट, जसं मी सुरुवातीला एक मगाशी शब्द वापरला, तुम्ही जर ऐकला असेल तर, की कॉन्टेंट इज द किंग डिजिटलमध्ये. तर त्या भुजबळांनी सांगितलेल्या गोष्टी इतक्या इंटरेस्टिंग होत्या, अनेकांनी त्या ऐकलेल्या नव्हत्या किंवा माहिती नव्हत्या. कारण एक जनरेशन जी अशी आहे की ज्यांनी फक्त भुजबळांचा उतरता काळ बघितला, पण एक जनरेशन त्यांनी छगन भुजबळ एकेकाळी महाराष्ट्रातले किती मोठे नेते त्यांनी जेव्हा बघितलं असेल शिवसेनेत असताना किंवा त्यानंतर, किंवा त्यांची किती महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं महत्व त्यांचं होतं, त्यांना ते खूप जास्त इंटरेस्टिंग वाटत होतं. आणि जवळजवळ त्याचे 3-1 लाख त्याचे व्ह्यूज गेले त्या इंटरव्ह्यूचे. 45 मिनिटं असून पण लोकांनी बघितलं. तर कॉन्टेंट जर तुमच्याकडे असेल तर लोक 100% बघतात. आणि मी वारंवार एकच गोष्ट सांगतो की तुम्हाला कॉन्टेंट कळला, लोकांची नाडी कळली. कधी कधी खूप चांगला शो करून पण आम्हाला फार त्याचे व्ह्यूज डिजिटलला मिळत नाहीत, पण त्यांनी वर्क ऑन इट, की आपण इथे काय चुकलं, हे लोकांना का आवडलं नसावं किंवा काय याच्यात नसावं. हे सगळं त्याच्यावरती डिपेंड करतं. अर्थात त्याची कंटेम्पररी त्याची व्हॅल्यू, त्याचं कितपत त्याचं रिलेटेबल लोकांना आहे. जर मी आज समजा एखादा विषय घेऊन बसलो, त्याच्याबद्दल खरंच लोकांना काहीच इंटरेस्ट नाही असा एखादा विषय घेतला, तर ते कदाचित लोक त्याची रिलेट करणार नाही. किंवा जी यंगर जनरेशन जी फेसबुकवर जी बघते आहे, त्यांना जर मी आज एखाद्या अशा राजकारणाबद्दल सांगितलं की ज्याच्याबद्दल माहितीच नाही खरं तर, ते काय फार बघू शकणार नाही. म्हणजे मी फॉर एक्झाम्पल आता एक काँग्रेसचे अध्यक्ष होते, काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते सीताराम केसरी. आपल्यापैकी किती जणांनी ऐकलं असेल त्यांच्याबद्दल माहित नाही, पण त्यांचा एक खूप इंटरेस्टिंग काळ होता. सोनिया गांधी व्हायच्या आधी ते अध्यक्ष होते, शरद पवारांच्या त्यांचं ते निवडणुकीत लढले होते वगैरे. पण तो आता सांगितलं लोकांना ते इंटरेस्ट येणार नाही. पण जर उद्या शरद पवारांच्या बद्दल मला शरद पवार काँग्रेसचे अध्यक्ष कसे झाले होते, शरद पवारांची संधी कशी हुकली पंतप्रधान पदाची, किंवा उद्या त्यांना संधी मिळाली, तर तेव्हा मग सीताराम केसरी बद्दल सांगेल की असा माणूस होता त्याच्या आधी शरद पवार, तेव्हा ते ऐकायला इंटरेस्टिंग वाटेल. तर कुठल्या पुटिंग इट इन टू कॉन्टेक्स्ट हे पण महत्वाचं आहे, की तुम्ही कुठली गोष्ट डिजिटलवरती कधी सांगताय त्याच्याबद्दल खूप महत्व आहे. ते तुम्हाला समजायला हवं की कुठली गोष्ट कधी सांगतोय. सर, माझा एक अजून एक प्रश्न होता इंडिव्हिज्युअल क्रिएटर्सच्या बाबतीत. असे थोडासा आवाज होता. तुम्ही बहुतेक की स्पीकरवर ठेवलाय फोन म्हणून इको होतंय.
हॅलो, हा. आवाज येतो हा, सर? आता हा थोडंसं फक्त जरा मोठ्याने बोला. ओके. माझ्याकडे पण थोडा कदाचित ओके खूप पाऊस सर, सुरू माझा आहे. प्रश्न ओके सर. सर माझा प्रश्न होता इंडिव्हिज्युअल क्रिएटर्सच्या बाबतीत, की आता आपण बघतोय की बरेचसे ब्रँड्स येत आहेत, आज तक असेल, बीबीसी असेल. मग जर एखादा जर्नलिस्ट इंडिव्हिज्युअली त्याला काम करायचं असेल डिजिटलमध्ये, सो कॅन ही सर्व्हाइव्ह, किंवा त्याच्यासमोर काय चॅलेंजेस असतील या अनुषंगाने? 100% इंडिव्हिज्युअली यू कॅन सर्व्हाइव्ह. आणि मी जसं म्हटलं की इफ यू क्रिएट, म्हणजे मी तुम्हाला उदाहरण पण दिली खरं तर, म्हणजे मी त्या आजीबाईचं उदाहरण दिलं, म्हणजे ते खरं जर्नलिझम नाहीये, पण तुम्ही ते खरंच आवर्जून ते चॅनल बघा. म्हणजे त्या आजीबाई रेसिपीज सांगतात, सिम्पल. त्यांचं मिलियन्स ऑफ व्ह्यूज त्यांच्या एकेका याला येतात. बरं ते काय सांगतात रेसिपी, ते त्याचं खूप आउट ऑफ द वे म्हणून काही सांगत नाहीत. साधं आपलं म्हणजे घरच्या घरी कांदे पोहे कसे बनवायचे आणि कोबीची भाजी कशी बनवायची, कारलं कडू कसं होणार नाही, इतकं सिम्पल ते सांगतात. जितका तुमचा जेन्युइन एफर्ट आहे, तुमचा तुम्ही जितकं जास्त कम्युनिकेट करता, जसं मी मगाशी म्हटलं की कम्युनिकेशन इज द की. कॉन्टेंट तर आहेतच, तुम्ही कॉन्टेंट क्रिएट करणं, तो किती एंगेजिंग आहे लोकांसाठी, लोक त्याच्यात किती जास्ती इंटरेस्ट घेतात, हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. तुम्ही इंडिव्हिज्युअली केलात, तुम्ही आता आपल्याकडे कोण होता, म्हणजे मी निखिल बागळे वगैरे आता इंडिव्हिज्युअली खूप करतात, तुम्हाला मी ते सांगितलं. पण आता अर्थात त्यांच्याकडे खूप मोठा इतिहास आहे त्यांचा पत्रकारिता. तेव्हा नवीन करणारे जी लोक आहेत, आता पुण्य प्रसून आहेत, अभिसार आहे, ही पण खरी जुनी मंडळी आहेत. पण माझ्या मते तुम्ही ध्रुव इंडिव्हिज्युअली, ध्रुव ध्रुव राठी आहे, की अनेक हर्षदा गोष्टी तुम्हाला स्वकुळ. बघायला मिळतं. हा, हर्षदा आहे. ओके. हर्षदा स्वकुळ. हर्षदा स्वकुळ सध्या करतात त्या बाहेर. तर तुम्हाला करणं कंटेंट बघा. म्हणजे माझ्या मते अनेकांनी खूप सोप्या सोप्या विषयांना हात घातलाय तुमच्या विषयांना. म्हणजे माझं आणखी एक म्हणणं आहे खरं तर ना, ही गोष्ट व्हायला हवी, जी माझी स्वतःची व्यक्तिगत इच्छा आहे. आणि मी अनेकांची बोलत असतो की तुम्ही रेस्ट ऑफ बराच कंटेंट हा शहरांमधून निर्माण होणार आहे. मुंबई पुण्यासारख्या शहरांमधून होतोय, नाशिकमधनं काही लोक करतात, पण ग्रामीण महाराष्ट्रातून जितका जास्त कॉन्टेंट तयार होईल ना, तो जास्त बघितला जाईल असं मला व्यक्तिशः वाटतं. कारण तिकडचं रिपोर्टिंग जास्त होत नाहीये. उदाहरणं दिली जाईल. मला एक सांगायचं आहे, 2000 माझ्या मते 16-17ची गोष्ट असेल, तेव्हा ते हे खूप सुरू होतं, स्वच्छता मिशन वगैरे वगैरे. आणि ग्रामीण भागातल्या माझ्या मित्रांना गुड मॉर्निंग पथक माहिती असेल, बऱ्याच जणांनी तुम्हाला त्याबद्दल ऐकलं असेल, की ते जे आपलं, तर त्याच्यामध्ये एक स्टोरी खरं तर इंटरेस्टिंग गोष्ट त्याची ती अशी होती. एक सोलापूरचे जिल्हाधिकारी होते आणि ते राऊंडला गेले. ते स्वतः त्या गुड मॉर्निंग पथकात सहभागी झाले आणि त्यांनी काही महिलांना थांबवलं, त्या महिलांचा सत्कार केला, त्यांना हार घातला, की तुम्ही का बाहेर जाता वगैरे. तर मला एकाने ते सहज फोटो पाठवले. आता बघा, तिथल्या स्थानिक माणसांनी की ते बातमी जोशी की बघा कलेक्टर स्वतः गुड मॉर्निंग पथकात सामील होतात, त्यांनी त्या महिलांना हार घालून सत्कार केला आणि त्या महिला आपल्या गावाकडच्या महिला तोंडाने पदर झाकून त्यांना तिथे ते हार त्यांना घालतात, सत्कार करतायत, तुम्ही जाऊ नये. त्यांना थोडं म्हणजे गुड मॉर्निंग पथकात तुम्हाला माहिती की लोकांना खजील करणे, की लोक बाहेर जाणार नाहीत तो शौचासाठी, याचा तो साधारण त्यांचा तो गुड मॉर्निंग पथकाचं ते काम होतं. तो फोटो बघून मला त्याचं वाटलं, हा मला वाटलं की कलेक्टर सारखा एक माणूस आहे, या ग्रामीण भागातल्या महिला आहेत आणि तुम्ही सत्कार करून त्यांचा अपमान कसला करताय. म्हणजे सत्कार, ते पहिली गोष्ट त्या महिला आहेत, कुठली पण महिला खुल्यामध्ये शौच करण्यासाठी स्वतःच्या इच्छेने जातच नाही. आपल्याकडे जी पद्धती राहिली गावाकडे वापर होत, त्याची वेगवेगळी कारण आहेत. शौचालय बांधली जात नाहीत, का बांधली जात नाहीत, मग काही ठिकाणी पाण्याचं, म्हणजे मला तर मी याच्यावरती स्टोरी करण्यासाठी बीडमध्ये गेलो होतो, तर मला एका महिलेने सिंपल कारण सांगितलं. म्हणजे साहेब, 1 हंडा पाणी आणण्यासाठी मला 4 किलोमीटर पायपीट करायला लागते. 10 अंडे आणण्यासाठी माझ्या 10 चक्रा होतात उन्हाच्या, तेव्हा माझ्याकडे 10 अंडे पाणी येतं. आणि तो तुम्ही बांधलेला संडास वापरायला गेला तर मॅडम 1 हंडा एका वेळेस जातो, मी कशाला वापरतो. बाहेर गेलं तर एका तांब्यात आमचं काम होतं. म्हणजे हा खूप बेसिक फरक आहे. तुम्ही त्या महिलांचा सत्कार करून त्यांना अपमानित करता. म्हणून ती बातमी केली, की आमच्याकडे इंडिया टुडेला खूप मोठी बातमी करून चालवली, त्या कलेक्टरला माफी मागावी लागली. आता बघा कुठून कुठे आलेला फोटो. बेसिकली मी सांगतोय काय, की कॉन्टेंट तुम्ही कसा त्याला कन्झ्युम करताय. तुम्हाला रुरल मधून येणारा कॉन्टेंट असेल, कुठूनही येऊ शकतो तुमचा कॉन्टेंट. म्हणजे अजून एक उदाहरण देईल. एक तुम्ही बघितलं असेल सगळ्यांनी, तुम्ही सगळे टिकटॉक मागे बघत असाल, टिकटॉक वरती एक नंदुरबारचं कपल होतं, बघितलं का तुम्ही ते? त्यांचे व्हिडिओ खूप व्हायरल व्हायचे. त्यांना प्रचंड पैसे टिकटॉक मधून मिळायला लागले होते. म्हणजे अत्यंत साधं तिथल्या आदिवासी भागातलं ते कपल होतं. अत्यंत त्यांची साधी राहणी, त्याच्यातच ते हिंदी गाण्यांवरती बॉलिवूडच्या डान्स करायचे, ते व्हिडिओ करायचे, टिकटॉक वरती प्रचंड व्हायरल झालं होतं. म्हणजे आम्ही आणि बाकी सगळे चॅनल जवळजवळ 4 डोंगर तुडवत पायी जात त्यांच्या गावी पोहोचून त्यांचा इंटरव्ह्यू केला होता. म्हणजे हा रीच आहे, हा कॉन्टेंट सगळीकडे घडत असतो, बातमी सगळीकडे असते. इफ यू हॅव अन आय अँड इयर फॉर न्यूज, तुम्हाला सगळीकडे मिळेल आणि इंडिव्हिज्युअल कॉन्टेंट होणार. म्हणजे मी म्हणत नाही की तुम्ही आज सुरू केला, कदाचित इफ यू आर लकी तुमचा पहिलाच व्हिडिओ क्लिक होऊन तुम्हाला मिळेल, किंवा कदाचित यू हॅव टू वेट फॉर 5 months 6 months अनदर इयर, होऊ शकेल असं.
पण इट विल टेक टाइम. पण कॉन्टेंट तुमच्याकडे आहे. इफ यू आर जनरेटिंग ऑसम कॉन्टेंट, तुम्ही एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड कॉन्टेंट जर खरंच क्रिएट कराल तर लोक तुम्हाला 100% बघणार, तुमची दखल घेणार. आता तुम्हाला ते वापरता यायला पाहिजे. म्हणजे तुम्ही फक्त व्हिडिओ केला, चला मी आता बघतोय लोक बघतायत का, असं होणार नाही. तुम्हाला स्वतःला एक एफर्ट घ्यावा लागेल लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा. मग तुमच्या व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून तुम्ही तो लोकांपर्यंत पोहोचवला पाहिजे, तुमच्या फेसबुकच्या माध्यमातून तुम्ही लोकांपर्यंत तो गेला पाहिजे, वेगवेगळ्या लोकांना टॅग करणं असेल, त्याच्यामध्ये ते पोहोचवणं असेल, त्याच्या शेवटी ज्या स्किल्स आहेत, ते लागणाऱ्या स्किल्स ते तुम्हाला वापरावेच लागतील. की फक्त मी चांगला व्हिडिओ केला आणि चला आता लोक येतील आणि बघतील, असं कधी होत नाही. तर यू शुड ऑल्सो मेक अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू रीच आउट टू पीपल. जेव्हा लोकांपर्यंत तुम्ही पोचाल तेव्हा लोक ते बघतील आणि मग तुमचा कॉन्टेंट बघितला जाईल, कन्झ्युम केला जाईल, तो अप्रिशिएट केला जाईल. थँक्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. आवाज येतोय माझा? एकच मिनिट, आपण निर्घोषचा प्रश्न घेऊया. कमलेशजी, निर्घोष हा अल्ट्रा लोकल जर्नलिझम मध्ये सुद्धा इंडिपेंडेंट जर्नलिझम म्हणून जर्नलिस्ट म्हणून काम करतो. त्याचं NRT न्यूज नावाचं पोर्टल आहे. निर्घोष. येस सर. हॅलो, थोडं नेटवर्क मध्ये येऊन माझा आवाज येतोय सर? हो सर, माझा आवाज येतोय. बोला. येस सर. सर सध्या सगळं डिजिटल झालं. आवाज गेला तुमचा, आवाज गेला. हेलो निर्घोष, आप चैट बॉक्स में आपका क्वेश्चन डालिए. निर्घोष, हम उसको रीड आउट करते हैं, आप चैट बॉक्स में डालिए. हॅलो. येस मॅम, प्रश्न मोठा आहे, टाइप करायला वेळ जातोय थोडा. ब्रेक होता, आवाज ब्रेक होता. तुझा आवाज आम्हाला ऐकू येत नाही. येतोय सर आता? आता येतोय? हा येतोय, बोला. येस सर. सगळं आता सगळं डिजिटल झालंय आणि आपण थोड्या वेळापूर्वी बोलल्याप्रमाणे की आज तक, मुंबई तक, युगी तक, बिहार तक वगैरे आपण या प्लॅटफॉर्मवर राज्याच्या लेवलला काम करतात. तर ग्रामीण भागातील प्रेक्षकांसाठी आपलं काही नियोजन आहेत का? उदाहरणार्थ इन शॉर्ट सारखे पब्लिक ऍप लॉन्च करतात आणि सर विशेष म्हणजे राजकीय न्यूजला जेवढी यूज येत नाही तेवढी त्या लोकल न्यूजला म्हणजे पब्लिक ऍपवर लोकल न्यूजला येतात. आपण देखील मुंबई तक, बिहार तक सारखं एखादं गाव तक नावाचा चॅनल किंवा ऍप लॉन्च करण्याचं नियोजन आहे का? किंवा आमची विनंती असेल की आपण असं काहीतरी सुरू करावं. तुमचा ऐकायला येत आवाज. निर्घोष, तुमचा आवाज अर्धाच ऐकायला. तुमचा जो समजलेला जेवढा प्रश्न आहे मी कमलेशजींना सांगतो की त्याचं म्हणणं आहे की तुम्ही जसं शहरी ऑडियन्सला घेऊन मुंबई तक किंवा बिहार तक सारखे काही पोर्टल सुरू केले, तसंच तुम्ही ग्रामीण ऑडियन्सला घेऊन काही सुरू करताय, असं काही प्लॅन आहे का? असं नाही, आम्ही, तुम्ही जर मुंबई तक बघत असाल तर आम्ही शहरी ऑडियन्सला केटर करतो असा अजिबात भाग नाहीये. म्हणजे मुंबई तक हे नाव आम्ही का दिलं, म्हणजे बऱ्याच लोकांनी म्हटलं की तुम्ही महाराष्ट्र तक वगैरे का केलं नाही. बेसिकली तक हा आमचा ब्रँडच आहे, त्यामुळे ते नाव असण्याचा भागच आहे. म्हणजे अनेकांनी विचारलं तकचा अर्थ काय होतो, तर मी त्यांना अनेकांना म्हटलं की तुम्ही बाकी सुद्धा चॅनल बघा, तुमचा ब्रँड आहे. झीचा काय अर्थ आहे किंवा एबीपीचा काय अर्थ, असा वेगवेगळा प्रत्येकाचा तो कंपनीचा ब्रँड असतो. तक हा आमचा ब्रँड आहे, जो आम्हाला आमच्या सोबत ठेवायचा, तो असणं गरजेचंच होतं. महाराष्ट्राची राजधानी फक्त ती तशी आपण म्हणू शकत नाही की तिच्या सोबतच महाराष्ट्राच्या सगळ्या संस्कृतीचा आपण ज्याला म्हणतो एक मेल्टिंग पॉट आहे. तिथे सगळं महाराष्ट्र मुंबईत सामावलेलं आहे. मुंबई ही सेंटर आहे त्याची, आणि त्याच्यामुळे आम्ही फक्त मुंबई तक नाव असल्यामुळे फक्त मुंबईसाठी केटर करतो असं अजिबात नाही. आम्ही पूर्ण ग्रामीण भागात, आणि तुम्ही बघत असाल विशेष करून आमच्याकडे सर्वाधिक बातम्या म्हणजे अर्ध्याहून अधिक बातम्या आमच्या ग्रामीण महाराष्ट्रात असतात. आमची जी स्थानिक प्रतिनिधी आहेत त्यांच्याकडून आम्ही वारंवार त्या बातम्यांचा इनपुट घेत असतो, आणि आमचा सगळ्यात चांगला व्ह्युअरशिप हा विदर्भात आहे. आमचा व्ह्युअरशिप म्हणजे पॅन महाराष्ट्र आहेच आमचा, पण सगळ्यात जास्त इंटरॅक्शन आमचं जे होत असतं आमच्याकडे येणारा प्रेक्षक एंगेजमेंट जी आम्ही बघतो ती अकोला, अमरावती या भागामध्ये, बुलढाणा, जळगाव, नाशिक, सातारा, कोल्हापूर या भागात खूप चांगला प्रेक्षक वर्ग आमचा आमच्याशी रेग्युलरली जोडला गेला. म्हणूनच आम्ही कदाचित 6 महिन्यात आमचा जो सबस्क्रायबर बेस वाढला, 7-8 महिन्यांमध्ये आम्ही 1 मिलियनच्या वरती क्रॉस केला. अत्यंत कमी कालावधीत इतक्या लवकर 1 मिलियन क्रॉस करणारी कदाचित पहिली आमची एखादा चॅनल असेल. तर ग्रामीण भागातून जो आमचा प्रेक्षक वर्ग आमच्यासोबत जोडला गेलाय ना, त्याच्या ह्याच्यावर आम्ही, तुम्ही बघा म्हणजे मुंबईत तुम्ही कधी पण बघा, आम्ही अगदी बेसिक बातम्यांपासून त्याच्यातल्या ग्रामीण भागातल्या समस्या असतील, जिल्हा स्तराच्या समस्या असतील, शेतकऱ्यांच्या समस्या असतील किंवा आदिवासी भागातल्या समस्या, त्याच्यावरती आमचा फोकस जास्त असतो आणि आम्ही त्याच्यावर जास्ती फोकस करतो. आणि अल्ट्रा लोकल बद्दल मला काहीतरी मिळालं, मला मगाशी म्हणतो तुम्ही, हा तर फॉर्मॅट असणार पुढच्या काळात जाऊन जिल्हा स्तरावरचे चॅनल्स वाढत जाणार आणि लोक त्याला जास्ती कंझ्युम करणार, हे लक्षात घ्या. अमेरिकेत हे आपण गेले काही वर्ष बघतोय. अमेरिकेमध्ये माझ्या मते फॉक्स आणि CNN असे 2 मेजर प्लेयर सोडले तर स्थानिक लेवलला जास्त चॅनल आहेत. आणि इंटरनेट, एक गोष्ट मगाशी खरं तर माझ्या लक्षात आली नाही बोलताना, की इंटरनेटचं किंवा डिजिटल माध्यमांचं सगळ्यात मोठं
मोठा फायदा काय, म्हणजे पूर्वी कसं व्हायचं, समजा मी महाराष्ट्रातला आहे आणि मी उद्या कर्नाटकात गेलो किंवा उद्या मी अजून बाहेर गेलो, कुठे बाहेर देशामध्ये गेलो, अमेरिकेत गेलो किंवा लंडन मध्ये मी असलो, तर मला माझं चॅनल तिथे बघायला खूप कमी स्कोप असतो. पण इंटरनेटच्या माध्यमातून मला तिथे माझं चॅनल कन्झ्युम करता येतं डिजिटलच्या माध्यमातून. तर हा सगळ्यात मोठा रीच झाला आहे. स्पेसिफिक तुम्हाला कुठे जाऊन तुमच्या भागातली बातमी तुम्हाला बघायला मिळते, तिथला कनेक्ट झालाय. त्यामुळे आज आमच्याशी सुद्धा अनेक परदेशातले मराठी माणसं महाराष्ट्रातले त्याच्याशी आमच्याशी कनेक्टेड. आणि बघा ना तुम्ही, एक तुम्हाला आणखी एक उदाहरण देतो. गेल्या पॅन्डेमिकच्या काळामध्ये तुम्ही 2 नावं नक्की बघितली असेल, डॉक्टर संग्राम पाटील आणि डॉक्टर गोडसे अमेरिकेतनं. हे सगळ्यात सर्वाधिक तिकडनं तुम्ही त्यांचं पॅन्डेमिक बद्दल हे बघत असाल, त्यांनी एक प्रकारे रिपोर्टिंगच तिथनं केलंय. त्यामुळे हा लोकल असा एक शब्द नवीन ऐकलाय की ग्लोबल पण लोकल, असा एक लोकल शब्द आला. त्यामुळे जितकं जास्ती तुमचं कॉन्टेंट लोकांचं सेंट्रिक असेल, ते मग शहरी नाही किंवा ग्रामीण नाही, त्याला तुम्ही असं कंपार्टमेंटलाइज करू शकत नाही. पण जितकं जास्ती ते लोकांचं आहे, लोकांशी संबंधित आहे, तेवढं जास्ती ते डिजिटलला चालणार. थँक्यू. एक शेवटचे 2 प्रश्न घेऊया, कारण खूप वेळ होतोय आता, जवळपास 1.5 तास झाला आपण बोलतोय. हा, ऋषिकेश. हॅलो. येस. नमस्कार सर. नमस्कार. हा ऋषिकेश बोला. सर माझा प्रश्न असा होता की तुम्ही मागाशी म्हटलात की एक लोकांची नस पकडता आली पाहिजे डिजिटल मध्ये, युट्यूब असेल किंवा इतर प्लॅटफॉर्म जे आहेत त्यामध्ये. तर सर माझा प्रश्न असा होता की जर समजून घ्या आपण कंटेंट बघितला तर आपल्याला व्ह्यूज येईल, सबस्क्रायबर्स वाढतील किंवा आपल्या म्हणजे भविष्यामध्ये खूप रीच मिळेल. पण माझा प्रश्न असा होता की कंटेंट म्हणजे काय नेमकं, की बाबा लोकांना बरं वाटावं यासाठी न्यूज द्यावी की लोकांचं बरं व्हावं यासाठी करावं. जर तुम्ही लोकांचं बरं करत असाल तर लोकांना ते आवडेलच असं मला वाटत नाही, आणि लोकांना आवडणारी प्रत्येक गोष्ट चांगली असेल असं पण मला वाटत नाही. नेमकं या दोन्हीपैकी नेमकं योग्य काय आहे? हा खरं तर हा खूप जर्नलिझम मधला क्लासिक डिबेट आहे. आणि खरं तर दोन्ही प्रकार याला बघता येईल. म्हणजे याचं खरंच सरळ उत्तर देणं खूप अवघड आहे. पण लोकांना जे आवडेल ते चांगलं असेलच असं नाही, आणि जे अदरवाईज जसं तुम्ही त्याचं म्हणालात, कसं आहे ना, याच्यातला जसं प्रत्येक गोष्टीचे प्रोज अँड कॉन्स आहेत ना, तसं याचे पण आपण काही डिसएडव्हान्टेजेस आपण डिजिटल माध्यमांमध्ये बघतो. म्हणजे कसं, जर तुम्हीच बोलला त्याच्यावरनं एक क्लिक बेट नावाचा प्रकार डिजिटलमध्ये आहे. क्लिक बेट म्हणजे काय? बेट म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे ना काय, आपण म्हणजे समजा एखाद्या वाघाला तुम्हाला पिंजऱ्यात टाकायचा, तिथे बेट म्हणून आपण एक बकरी लावतो पिंजऱ्यामध्ये, आणि मग तो वाघ आत आला पिंजऱ्याच्या की त्याचा दरवाजा बंद होतो आणि मग त्या बकरीला सोडून देतो. तो येईपर्यंत वाघाला त्याला काय म्हणतात आपण मराठीत त्या बेटला? सापळा. हा, म्हणजे कुठेतरी तिथे कोंबडी ठेवणं किंवा बकरी ठेवणं. तर तसा क्लिक बेट नावाचा प्रकार आहे. लोकांनी आपल्या बातमीवरती क्लिक करावं म्हणून काहीतरी तिथे असा बेट ठेवायचा. तिथे तुम्हाला सांगितल्यावरती एक गोष्ट लक्षात येईल. उदाहरण दिलं तर तुम्ही बऱ्याचदा वेबसाईटवरती बघतात, आणि या अभिनेत्रीला हा डायरेक्टर म्हणाला टिंब टिंब टिंब, असं असतं तिथे. हा, बघता ना फेसबुकवरती असं, राज ठाकरेंसमोर असं काही घडलं ते ऐकून तुम्ही पण चकित व्हाल वगैरे, असं येतं ना, माहितीये ना समोर. जर तुम्ही पर्स वापरत असाल तर त्यात ही वस्तू आहे का? हा, आणि हा माणूस बघून शरद पवार घाबरले, जाणून घ्या कोण आहे वगैरे. हे तुम्हाला म्हणजे कधी कधी खूप चांगलं असेल, कधी कधी अत्यंत, म्हणजे मी तुम्हाला ही खूप सभ्य उदाहरणं दिली, आणि याच्यापेक्षाही तुम्हाला अनेक वाईट उदाहरणं तिथे बघायला मिळतात, जेणेकरून प्रेक्षकांचं इमॅजिनेशन कॅच करणं. आणि त्या बातमीत काहीच नसतं बऱ्याचदा, अत्यंत फालतू कॉन्टेंट असतो, पण लोकांचं फक्त इमॅजिनेशन कॅच करून. आणि त्या बातम्यांचं तुम्ही बघा सर्क्युलेशन 200K वगैरे शेअर्स त्याचे झालेले असतात, 1 मिलियन ते बातमी वाचली गेली असती, शेअर झाली असती. हा क्लिक बेट नावाचा प्रकार आहे. आता जसं एखाद्या गोष्टीमध्ये प्रोज आहेत त्याचे कॉन्स पण आहेत, जसे ऍडव्हान्टेजेस तसे डिसएडव्हान्टेजेस पण आहेत. डिजिटलमध्ये या गोष्टी होतात. माझं काय म्हणणं आहे, तुमच्या प्रश्नाचं सिंपल जर उत्तर द्यायचं आहे ना, हे सगळं तुमच्यावरती, तुम्हाला काय करायचं. तुम्हाला लोकांसाठी करायचं देन डोंट वरी अबाउट कंटेंट. तर तुम्ही एवढे प्रामाणिकपणे आपण जर काम करतो की मला हे फक्त लोकांपर्यंत चांगली माहिती पोहोचवायची, जी लोकांनी बघावी, ज्यातनं लोकांचं भलं व्हावं, लोकांना त्याचा फायदा व्हावा, देन डोंट वरी अबाउट युअर व्ह्यूज. आणि त्याचा डायरेक्ट फायदा हाच आहे, इफ इट इज गुड फॉर पीपल इट विल बी कन्झ्युम्ड. हे लक्षात ठेवा. असं खूप रेअरली होतं, म्हणजे हे डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट खरं असण्यासारखा प्रकार आहे. इफ इट इज गुड पीपल विल वॉच इट. डिजिटल वरती तर सहसा असं होतं, एखादा अपवाद असतो आणि आपण म्हणतो की अपवाद हाच नियम कदाचित सिद्ध करत असतो. तर
तुमचं जर चांगलं कॉन्टेंट असेल लोकांसाठी तो बघितला जातो, लोक त्याला कंझ्युम करतात. असं खूप रेअरली होतं, खूप चांगला तुमचा कॉन्टेंट आहे तो बघितला गेला नाही आणि तो लोकांच्या ह्याचा असं होत नाही कधीच. पण जर आपण आपल्याला वाटत असेल की आपण हा लोकांसाठी चांगला केलेला कॉन्टेंट आहे, देन फॉरगेट अबाउट इट, की त्याला व्ह्यूज येत आहेत नाही, ते शेअर होत नाही, त्याचं किती जनरेशन त्याचं जनरेट सोडून द्या. आपण चांगलं केलं ना, भूल जा. चला, मला वाटतं धन्यवाद. आता आपण धन्यवाद. थांबावं जरा, कारण खूप सारी प्रश्न आहेत. तर हा. माझा हा, जयेश एकदा नेटवर्क मध्ये या आणि विचारा ना. छोटा एक प्रश्न शेवटचा छोटा प्रश्न घेऊया, कारण मला आवाज येतो पण सर यायचं माझा? आहे. आवाज येतो सर? हा, येतोय. हा, येतोय, बोला बोला. हा सर, माझा असा प्रश्न होता की जी आता डिजिटल मीडियामध्ये जी विश्वासार्हता असते किंवा जी सत्यता असते, ती सत्यता आहे का? जर आहे तर ती कुठे आहे, जर नाहीये तर ती का नाहीये? हा प्रश्न म्हणजे माझा कमलेश जे पत्रकार नाही तर पत्रकार कमलेश यांच्याशी आहे. खूप चांगला प्रश्न आहे आणि हा मुद्दा खरं तर मी माझ्या याच्यात लिहिला होता. खरं तर पॉईंट जो आपण काढले त्यात राहून गेला. पण थोडक्यात सांगेल, कारण आता थोडीशी वेळेची कमतरता माझ्याकडे पण आहे. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे डिजिटलमध्ये एक नवीन गोष्ट डिजिटल माध्यमांच्या ऑनसेटमुळे त्याचा सगळ्यात मोठा आउटपुट जो आलाय तो आहे फॅक्ट चेकिंगचा. हे डिजिटल माध्यमातून काय काय गोष्टी तयार झाल्या, जसं म्हटलं युट्यूबवर तयार झाले, या गोष्टी तयार झाल्या, अनेक गोष्टी. त्यातनं सगळ्यात नवीन एक जी जन्माला आली गोष्ट आहे ती आहे फॅक्ट चेकिंगची. फॅक्ट चेकिंगला डेडिकेटेड अशा वेबसाईट, असे चॅनल्स आपण तयार झालेत. मग ऑल्ट न्यूज असेल किंवा अशा अनेक आहेत, आपण बघितलं अशा अनेक फक्त डेडिकेटेड जे फॅक्ट चेकिंगचं काम करतात, लाय बस्टिंगचं काम करतात, अशा अनेक वेबसाईट डेडिकेटेडली काम करतात. डिजिटल मधनं जे पोचतंय लोकांपर्यंत ते सत्य आहे का याची शहानिशा करणं खूप गरजेचं असतं. जे तुमच्याकडे येत आहे आलं की पुढे ढकललं, जे व्हॉट्सअपचा प्रकार असतो, व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटी हा शब्द त्यातनं तयार झालेला आपण बघतो. या सगळ्या गोष्टींचा शहानिशा केली जावी. डिजिटलच्या माध्यमातून खऱ्या गोष्टी पोहोचत असं अजिबात नाहीये. डिजिटल माध्यमही बघा, प्रत्येक गोष्टीचे आपले वायसेस आहेत. डिजिटल माध्यमालाही आपले वायसेस आहेत, आपल्या लिमिटेशन्स आहेत, आपल्या मर्यादा आहेत आणि तिथेही चांगल्या आणि वाईट प्रवृत्ती तिथे आहेत. जसं मी तुम्हाला क्लिक बेटचं उदाहरण दिलं, तसंच आशयाने इथे खोटी माहिती पसरवणं. आणि आपण बघितलं की भारतामध्ये एक फार गंभीर समस्या ही झाली आहे. या खोट्या बातम्या पसरवणं, याच्या माध्यमातून पसरवण्यासाठी कायदा जरी आपल्याकडे असला तरी कायदाही त्याच्यावर बराचसा कंट्रोल करू शकतो. तिथे लोकांच्या मनावर होणारा इम्पॅक्ट, सोप्या सोप्या गोष्टी तिथे असतात. एखाद्या व्यक्तीची बदनामी असेल, एखाद्या घटनेबद्दल चुकीची माहिती देणं असेल, चुकीचा इतिहास त्याच्या माध्यमातून मांडण्याचा प्रयत्न असेल, या सगळ्या गोष्टी खरं तर फॅक्ट चेकिंग. सगळ्यात महत्वाचं, आपण जेव्हा एखादा दावा असतो ना कुठलाही, तो इतिहासाबद्दल असेल, समाजाबद्दल असेल, व्यक्तीबद्दल असेल, तर ती शहानिशा करण्याचं तुमचं माझं काम सगळ्यात पहिले आहे. म्हणजे आपण किमान सुशिक्षित आहोत तर आपल्याला ही आपली जबाबदारी आहे. ही फक्त म्हणजे आपली सामाजिक जबाबदारी नाही, एक नैतिक जबाबदारी पण आहे की आपण येणारी गोष्ट ही त्याची शहानिशा करतोय का, आपण त्याला चेक करतोय की ही गोष्ट खरी आहे का, जेव्हा एखादा मोठा दावा केला जातोय. आणि जर तुमचं त्यातला जेन्युइन इंटरेस्ट असेल तर त्याच्या माध्यमातून तुम्ही एक पत्रकार म्हणून काम करू शकता. तुम्ही डेडिकेटेड जरी काम केलं ना फॅक्ट चेकरचं, तरी सुद्धा तुम्हाला खूप चांगली तिथे व्ह्युअरशिप मिळू शकते. म्हणजे प्रसारित होणाऱ्या बातम्या, कारण आपण मी विशेष करून म्हणतो की 2014 नंतर मी उल्लेख करतोय, कारण त्यानंतर राजकारणासाठी समाज माध्यमांचा खूप मोठ्या प्रमाणात वापर केला गेला. त्याच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा खूप मोठा प्रयत्न झाला, चांगल्या आणि वाईट दोन्ही पद्धतीने. तर तो चेक करणं कुठेतरी गरजेचं आहे आणि त्याला खूप चांगली व्ह्युअरशिप आणि लोकांचा त्याला प्रतिसाद मिळतो. तर तुम्ही लोकांना सांगितलेल्या गोष्टी आहेत, त्या ज्या गोष्टी खऱ्या आहेत की खोट्या आहेत, त्या लोकांपर्यंत तुम्ही जर सायंटिफिकली पोहोचू शकता. तर सायंटिफिकली हा शब्द आहे, म्हणजे सायंटिफिक फॅक्ट चेकिंग कसं असतं, म्हणजे जे आम्ही करत असतो त्याच्यामध्ये मग इमेज सर्च असेल, समजा एखादा फोटो येतो, म्हणजे मागे एक फोटो याचा त्या रोहिंग्यांचा फोटो म्हणून तो कुठला तरी वेगळाच फोटो सर्क्युलेट केला जायचा, तिकडचा फोटो म्हणून तो की बघा कसा इथे लोकांवरती अत्याचार सुरू आहे, अशा असा खोटा फोटो तिथे पसरवला जायचा. अशा अनेक गोष्टी तुम्ही पण बघितल्या असेल, व्हॉट्सअपवरती असे अनेक फोटो होतात. तर तिथल्या तिथे त्या गोष्टीचं फॅक्ट चेक करणं गरजेचं आहे. मग रिव्हर्स इमेज सर्च असेल, त्याच्याबद्दल टेक्निकल फॅक्ट चेकिंग त्याचा आहे. मग तुम्ही अजून पुढे जाऊन डीप फॅक्ट चेकिंग असं, ज्याच्यामध्ये तुम्ही त्या फोटोच्या मध्ये जाऊन तो कुठला फोटो आहे याच्यात सर्च, याचे वेगवेगळे प्रकारच करतात. त्याचं डिफरंट चॅप्टर ऑल टुगेदर फॅक्ट चेकिंगचं. पण फॅक्ट चेकिंग हा त्या माध्यमातून त्यातलं एक नवीन स्ट्रीम डिजिटलच्या माध्यमातून जन्माला आली आहे. आणि त्यामुळे तुमचा हा प्रश्न खरं तर खूप महत्वाचा आहे. आणि ह्याच्यातून डिजिटल माध्यमातून पसरवलं जाणारं जो खोटेपणा आहे किंवा जे अशा हिंसक गोष्टी ज्याच्यामुळे खरं तर लोकांच्या मध्ये कटुता निर्माण होते, त्यालाही चेक करण्याचं एक नवीन स्ट्रीम याच्यातून तयार झाली आहे. थँक्यू. मला वाटतं बहुतांश ज्यांनी प्रश्न विचारले असतील त्यांना सगळ्यांना त्यांच्या प्रश्नांची उत्तर योग्य प्रकारे मिळालेत. आपण समारोपाकडे जाऊया. समारोप या अर्थानं की कदाचित पुन्हा बोलूया, म्हणून एवढ्या पुरता समारोप करूया.
थँक्यू कमलेशजी, तुम्ही डिजिटल मीडियाच्या सगळ्या aspects ला घेऊन आज आमच्या विद्यार्थ्यांशी बोललात. बरेच लोक आता काही वेळेनंतर कदाचित हा कार्यक्रम फेसबुकवरनं पण बघतील. त्यांचे पण काही प्रश्न असतील कदाचित. त्यालाच उद्देशून जर त्यांच्या प्रश्नावर आधारित एखादा टॉक शो आपण करू शकलो तर कदाचित ते आणखी फायद्याचं त्यांच्यासाठी ठरेल. तुम्ही नक्कीच. वेळ दिलात त्याच्याबद्दल खूप खूप आभार तुमचे. आणि सोबत एमजीएम जर्नलिझम कॉलेजचे सगळे फॅकल्टी, डॉक्टर आशा देशपांडे, प्राध्यापक कविता सोनी, दिव्या कांबळे आणि आमचे तन्वीर सर आणि चंद्रकांत धाडवे या सगळ्यांनी इथे उपस्थिती दाखवली त्याबद्दल त्यांचे आभार. तुमच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांचे आभार. पुन्हा एकदा भेटूया असंच काहीतरी नवीन घेऊन अशाच एका छानशा प्लॅटफॉर्मवर. थँक्यू कमलेशजी. तुमची शेवटची काही नोट असेल तर त्यावर थांबूया. धन्यवाद. येस, थँक्यू व्हेरी मच. थांबूया.